नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपके। काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है। वो हिमाचल के किसी जगह पर बैठे हैं हम और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और क्यों ना, जब पढ़ना ही है तो थोड़ा सा उसको अलग तरीके से लेके पढ़ा जाए, जो हमें पसंद है उसी तरीके से, उसी साँचे में डाल के इसको पढ़ा जाए, राइट। आज मैं आपके साथ हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ाने के लिए। वैसे तो ये सीए फाउंडेशन के अंदर, लॉ के पेपर के अंदर एक टॉपिक है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से नहीं लेकर, जैसे फाउंडेशन में जो बच्चे हैं वो तो इसी टॉपिक को पढ़े, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं सब सारे जितने भी, या इवन सीएस के अंदर भी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, उसके अंदर भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का अपना एक अच्छा रोल है। और जब भी कॉमर्शियल रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, उनके अंदर भी इस पर्टिकुलर लॉ का, इस पर्टिकुलर एक्ट का एक अलग सा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जो अगर आप जैसे अब तो आप स्टूडेंट लाइफ में हो, इवन स्टूडेंट लाइफ में भी आपको पता चला होगा, रेंट एग्रीमेंट करवाने के लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। पार्टनरशिप के लिए होता है तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट का ही दिशा पार्टनरशिप एक्ट में जाती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि दो पर्सन के बीच में एक ब्रिज बांधा जाए और लीगली ऑब्लिगेशन जिस ब्रिज के अंदर हो उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट, राइट। बेसिक से बेसिक, बारीक से बारीक चीज़ें हम समझते चलेंगे। और जिसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अच्छी तरह से अपनी पकड़ बनानी है, चाहे आपके लॉ के एग्ज़ाम, एलएलबी के एग्ज़ाम्स में हो, चाहे आपके बीकॉम में हो, चाहे आपके कहीं पे भी हो, एमबीए हो, एमकॉम हो, जहाँ पे भी द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आएगा तो आई गारंटीड आपको वापस इस पर सोचने की या इस पर ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सिर्फ एक क्विक रिविज़न किया और आप तैयार इस पर्टिकुलर लॉ के लिए, राइट। तो मैं आपको और इसमें डिस्क्रिप्शन दे दूं कि मैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूं वो इंस्टीट्यूट हमारा जो ICAI है, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है जो हमारा, उसी इंस्टीट्यूट के ऊपर बेसिस जो मॉड्यूल्स है सीए फाउंडेशन के, मैं उस मॉड्यूल्स के PDF को लेते हुए आपको मैं पढ़ाना सिखा रहा हूँ। तो वो सबसे बेस्ट है, सबसे क्वालिटी का मॉड्यूल है और उसी को हम आगे चलाते हुए आप लोगों के सामने लेकर आए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है, आपको के लिए कुछ भी बेनिफिशियल, हमारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम आपको और भी अच्छी चीज़ देने की कोशिश करेंगे, राइट। तो शुरू करें द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो भैया आपके सामने है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबसे बड़ी बात इसके अंदर वर्ड कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट। जब भी किसी टॉपिक में आओ और उस टॉपिक के बारे में आपको सिर्फ उसका बेसिक जो रूपरेखा उसकी समझनी हो तो किस और जाएगा, इसका ब्लूप्रिंट क्या है, तो आप उस टॉपिक के हेडिंग के ऊपर उसका नाम देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट। यानी हम जो भी बात करेंगे वो इर्द गिर्द कॉन्ट्रैक्ट के आजू बाजू ही घूमेगी, पूरे एक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेसिस है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को हम लीगल ऑब्लिगेशन देना है विद फुल प्रूफ लॉ के साथ। तो इसलिए इसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का इंट्रोड्यूस हुआ, राइट। हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, क्या उसका इनिशियल स्टेज है, कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट बनना स्टार्ट होता है और कहाँ उसकी लीगल ऑब्लिगेशन आती है, और नहीं होने से लीगल ऑब्लिगेशन क्या क्या नुकसान होते हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हुए चलेंगे, राइट। इस यूनिट का ओवरव्यू देख लीजिए हम एक बार। कॉन्ट्रैक्ट है हमारे सामने, कॉन्ट्रैक्ट के हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे हमारे सामने। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एलिमेंट्स है, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, एक तो एग्रीमेंट है और दूसरा एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ, जिसको बोलते हैं लॉ का ऑब्लिगेशन, राइट। उसके बाद एग्रीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, एग्रीमेंट में क्या क्या होता है उसके कंपोनेंट, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस। ऑफर कितने प्रकार के होते हैं और एक्सेप्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। फिर राइट, एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का इनका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एग्रीमेंट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके साथ ही साथ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट भी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो हम उसके आगे पढ़ेंगे, उस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एसेंशियल कुछ आइटम्स है, कुछ नॉर्म्स है, कुछ पॉइंट्स है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करें, आपको समझ में आ गया हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ पढ़नी है हमारे इसके अंदर, राइट। इसी को हम एलोबरेट करते जाएंगे बड़े लेवल पर और हम आगे बढ़ते हैं, राइट। सबसे पहले बेसिक चीज़, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन पढ़ेगा ज़रा। आज के बिजनेस एनवायरनमेंट में बिकॉज ऑफ देयर इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्सिटीज़, हमारे भी जो बिज़नेस एनवायरनमेंट में इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। कहने का मतलब दुनिया भर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दुनिया भर के, जब हम एक बिज़नेस स्टार्ट करने जाएंगे तो वहाँ से रेंट एग्रीमेंट से लेते हुए, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से लेते हुए, इवन हम जो कोई टेंडर लेंगे तो टेंडर के साथ उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होना है हमारा, जिससे हम टेंडर लेंगे, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिना कॉन्ट्रैक्ट किसी प्रकार का कोई काम सक्षम नहीं है,
राइट। यानी हर चीज़ करने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता है, अगर उसको लीगल ऑब्लिगेशन देना है। और खाली बात ही बात में, जो पहले कहते थे ना कि बातों का इंपॉर्टेंस होती है, जबान होती है, वो कहते थे ना, तो वो जबान को बस अब लीगल ऑब्लिगेशन दे दिया, एक थप्पा लगा दिया लीगल ऑब्लिगेशन का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का थप्पा लगा दिया, बाकी जबान आपकी वही रहेगी। क्योंकि आजकल लोगों का भरोसा नहीं है, जबान बोलते बोलते कुछ और ही बोल लेते हैं, राइट है, जो कहते हैं वो करते नहीं है, ठीक है। तो इसलिए लोगों पर विश्वास हट गया, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया। जब लोगों से एक दूसरे से भरोसा हट गया, कॉन्ट्रैक्ट का और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट का हो गया तो उस कॉन्ट्रैक्ट को और स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लाया गया। 1872 लाया गया, 1872 में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया था हमारा, ठीक है। और इसी के लिए देखिएगा इसको, तो कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट यूज्ड मेथड ऑफ डिफाइनिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी जो भी ट्रांजेक्शन है उसके राइट्स और ड्यूटी, क्या क्या ड्यूटीज रहेगी, क्या क्या राइट्स रहेगी, अगले का क्या रहेगा, पर्सन ए का क्या रहेगा, पर्सन 2 का क्या रहेगा, उस प्रकार के जितने भी ड्यूटीज़ और राइट्स है वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी जाती है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाला जाता है, जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। द ब्रांच ऑफ लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ब्रांचेस ऑफ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इट डज नॉट प्रिस्क्राइब सो मेनी राइट्स एंड ड्यूटी विच द लॉ विल प्रोटेक्ट और एनफोर्स। इट कंटेन अ नंबर ऑफ लिमिटिंग प्रिंसिपल सब्जेक्ट टू व्हाट पार्टीज में क्रिएट राइट्स एंड ड्यूटीज फॉर देमसेल्फ। कोई लिमिट नहीं डालता ऐसे तो इसमें, लेकिन आप इससे ज़्यादा किसी चीज़ की डिमांड नहीं कर सकते। जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया और किसी तरीके से किसी ने ड्यूटी पूरी नहीं की, अगर उसने ड्यूटी में कहीं पे भी उसकी ड्यूटी पूरी नहीं हुई तो वो कोर्ट में जा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स पे, राइट। तो कोर्ट फिर जज फिर क्या करेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे, उस एग्रीमेंट को देखेंगे, उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है और आपने क्या क्या किया है। अगर वो बियॉन्ड द कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो कह देंगे भैया कि बिल्कुल सही है, आप गलत हो, और उसके अंदर ही हुआ तो अगली पार्टी को गलत कहकर केस सॉल्व हो जाता है, या जो भी आपका कन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। द एक्ट बेसिकली आइडेंटिफाई द इंटीग्रेट्स ऑफ लीगल एनफोर्सिबिलिटी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या लीगल एनफोर्सिबिलिटी है उसको बताया जाता है, इन एडिशन टू डीलिंग विद सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होते हैं, अलग अलग इलाके में अलग अलग तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे पहले पगड़ी रेंट एग्रीमेंट तो अब होता है, पहले पगड़ी सिस्टम होता था। पगड़ी सिस्टम होता था कि भाई लीज अमाउंट पहले दे देते, रखते थे, कुछ बहुत मिनिमम अमाउंट देते, और जब उसको खाली करवाने की बात आएगी उस टेनेंट को, तब वो एक बड़ा अमाउंट वापस उनसे लेता था सिर्फ खाली करने के लिए। तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट था, राइट। उस समय लीगल एस्पेक्ट नहीं था, तो उसको भी समझने के लिए और उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है, कुछ उसको डील कैसे किया है, उस प्रॉब्लम से डील कैसे किया जाए, वो भी इसके अंदर दी हुई है। लाइक इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, सब पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें, डरने की आवश्यकता नहीं है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, इस पे कई बार सवाल भी आता है, इवन कॉलेज में तो बहुत ज़्यादा आता है। द ऑल एग्रीमेंट आर नॉट स्टडीड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहली बात, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर सारे एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट होते हैं जिस प्रकार, वो सारे इसके अंदर ना पढ़े जाएंगे, ना इसके अंदर आते हैं, क्योंकि सारे एग्रीमेंट क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। आर सम ऑफ दीज आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इस एक्ट के अंदर आएगा, खाली एग्रीमेंट इसके अंदर नहीं आएगा। एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बनने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ओनली दोज को एग्रीमेंट विच आर एनफोर्सिबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ेंगे इस लाइन को, आगे समझेंगे किस तरीके से पढ़ते हैं, राइट। पहले सवाल पे आ जाते हैं अपना, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। सर जो चीज़ पढ़ा रहे हो उसके बारे में तो बताओ, ये है क्या, बिल्कुल बताएंगे आपको। ध्यान रखिएगा, सेक्शन को मैं याद अच्छी तरह से कराऊंगा आपको। अभी के लिए लिख दो, सेक्शन किस में, 2H में बोला गया है, डेफिनेशन दी गई है, किसकी, डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट को अंडर द एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या बोला हुआ है, सिंपल सी लाइन है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ। बस इतनी सी बात कहती है और बात कंप्लीट हो गई। क्या क्या बात की सर, समझ में नहीं आया। पहले क्या लिखा सर, इसने लिखा एन एग्रीमेंट, क्या लिखा सर, एन एग्रीमेंट, ठीक है। फिर लिखा इसने सर एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ठीक है। तो क्या हो गया, इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यानी एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ इट इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी बोलते कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट टू एसेंशियल एलिमेंट, दैट इज द नंबर वन वाज दैट शुड बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन एग्रीमेंट के बिना कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, और सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। द एग्रीमेंट मस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसमें होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस एंड, एंड का मतलब प्लस, और आते तो या तो ये या वो, या प्लस का मतलब यानी इसके साथ इसकी आवश्यकता जरूरी है। एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, लॉ से एनफोर्सिबिलिटी इसका होना अनिवार्य है। सर ये क्या है, समझ में नहीं आया, समझते हैं पहले एग्रीमेंट को, समझते हैं एग्रीमेंट होता क्या है। एग्रीमेंट ये कौन सी सेक्शन में दे रखा है, सेक्शन सिर्फ लिखा रहा हूँ, याद मैं आपको बाद में कराऊंगा। सेक्शन 2E के अंदर बोला हुआ, इसी एक्ट के 2E में बोला हुआ एग्रीमेंट का मतलब क्या है। एग्रीमेंट डिफाइंड एज एवरी प्रॉमिस
every promise and every set of promises forming the consideration for each other. Simple terms में बोला गया कि every promises or set of promises are forming the consideration for each other is known as agreement. सर ये क्या बात हुई, अभी आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहे थे तो आपने बोला एग्रीमेंट पढ़ना जरूरी है, फिर जब आपने एग्रीमेंट पढ़ाया तो अब आप बोल रहे हो कि भैया प्रोमिसेज आया एक शब्द कि ये प्रोमिसेज क्या होता है, इसको समझते। अब बिल्कुल तो समझना तो पड़ेगा, नीचे से वापस स्टार्ट करेंगे ना, आप डर क्यों रहे हो, राइट। तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा प्रॉमिस क्या है। तो प्रॉमिस की डेफिनेशन किस में देखिए, सेक्शन 2B में। मैं बोल रहा हूँ सेक्शन का लोड मत लीजिएगा, मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। प्रॉमिस का मतलब क्या समझिए, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, and proposal when accepted it become promise। ये सर फिर आपने एक और चीज़ डाल दी, ये सर ये क्या, ये प्रपोजल अब समझिए। फिर क्या बोला इसने, when the person to whom proposal is made is signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। अब सर ये accepted इसका क्या मतलब होगा, और जब accepted हो जाएगा it equals to promise। सर कुछ थोड़ा सा लफड़ा लग रहा है इसमें सर, ये मैं कुछ समझा नहीं क्या है। देखो प्रपोजल कौन कैसे देता है, प्रपोजल कब देता है कोई, प्रपोजल यानी वो शादी वाला प्रपोजल नहीं है, वो भी एक तरीके से देखा जाए तो प्रपोजल ही है। एक्सेप्टेंस होता है, प्रॉमिस बन जाते हैं, एक दूसरे से वादे करते हैं ना शादी के टाइम, साथ फेरों के वादे, बस उसमें कॉन्टेक्ट आजकल तो वो भी हो गया है, जो क्या बोलते हैं हमारा सर्टिफिकेट है, एक दूसरे में कई बार कॉन्टेक्चुअल शादी भी होती है, राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने, शादी की बात कर लेते हैं, मिस्टर ए ने ये कौन है, मिस एक्स को क्या किया, प्रपोजल दिया कि क्या आप मुझसे शादी करोगे। जैसे उन्होंने बोला कि आप मुझसे शादी करोगे, यानी उसने प्रपोजल किस किया, एक आदमी ने दूसरे औरत को, आदमी नहीं बोलूँगा, एक आदमी ने दूसरी औरत को क्या दिया, प्रपोजल दिया। प्रपोजल क्या दिया, देखो व्हेन द पर्सन हु टू हुम द प्रपोजल इज मेड, ये उल्टी बात कह रहा है, इसको समझाता हूँ मैं, सिग्निफाइंग हिज असेंट दैट टू बी प्रपोजल इज मेड एक्सेप्टेड, यानी इसने इसको क्या दिया, प्रपोजल दिया कि भैया प्रपोजल बोल दूँ मैं, ऑफर बोल दूँ, राइट। इसको भी समझेंगे ऑफर का क्या मीनिंग है, आगे कितने प्रकार के होते हैं वो समझेंगे। अभी आप सिर्फ एक जनरल सेंस में समझिए, ज़्यादा लंबा लेके नहीं जाऊँगा नीचे, और यहीं इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट की डेफिनेशन खत्म करता हूँ कि मिस्टर ए ने, समझिएगा ध्यान से, अपना दिमाग मत लगाइएगा, सिर्फ यहाँ पे देख के समझिएगा कि मिस्टर ए, आपको दिमाग लगाने का पूरा मौका दूंगा मैं, रुको, सिर्फ इसको सिर्फ सिंपल सेंस में समझिए। मिस्टर ए ने मिस एक्स को क्या दिया, प्रपोजल दिया, क्या आप मुझसे शादी करोगी। अब अगले ने क्या किया, जिसको ये प्रपोजल क्या हुआ, मिला है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, यानी जिसको प्रपोजल मिला, यानी मिस एक्स सिग्निफाइज हिज असेंट टू दैट प्रपोजल विच इज मेड टू हिम। अगर उसको लगता है कि हाँ भाई लड़का तो ठीक है, सब कुछ है, कमा भी रहा है, ठीक है, और उसका असेंट है, बोले हाँ मैं इसको हाँ कर देती हूँ, मेरी इच्छा है, सब कुछ है, द प्रपोजल बिकम एक्सेप्टेड। सिर्फ मन में सोचा कि भाई हाँ लड़का ठीक है, मेरा क्रश भी है, और मैं क्या करूँ, इसको हाँ कर देती हूँ, क्या ये प्रपोजल एक्सेप्टेड हो गया? नहीं सर, मन में सोची हुई बात तो विश्वास करनी नहीं किसी की। मन में तो भगवान होते हैं, और भगवान आजकल दिखने बंद हो गए हैं, तो मन में वाली बात नहीं सोचोगे। मिस एक्स जब क्या बोलेगी, अपना एसेंट देगी कि यस आई विल मैरी विथ यू, जब वो बोलेगी कि हाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, ये उसने क्या दिया, अपना एक्सेप्टेंस दे दिया। एंड व्हेन ही बिकम एक्सेप्ट द प्रपोजल being accepted, it become promise, the accepted proposal become promise। उसने हाँ करते ही क्या हो जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। और आपने प्रॉमिस कर दिया आप शादी तो इससे ही करनी पड़ेगी, चाहे इससे भी अच्छा लड़का मिल जाए। वी सेड दैट द एग्रीमेंट इज अ रिजल्ट, समझना, वापस एग्रीमेंट की बात पे आ रहा हूँ। एग्रीमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ अ प्रपोजल मेड बाय वन पार्टी टू द अनदर पार्टी, एंड दैट अदर पार्टी गिव्स हिज एक्सेप्टेंस देयर ऑफ कोर्स फॉर म्यूचुअल कंसिडरेशन। अब बदले में म्यूचुअल कंसिडरेशन तो होता ही होता है, अब चाहे प्यार का हो या चाहे मनी का हो, चाहे पैसों में कंसिडरेशन हो, चाहे प्यार का हो। एक दूसरे को प्यार आपस में जब भी वादे करते हैं ना, भाई तुम मुझे ये दोगे, मैं तुम्हें ये दूंगी, कि भैया तुम मुझे घर दोगे, रहने को दोगे, मतलब हमारा खर्चा उठाओगे, तो मैं तुम्हारे मतलब परिवार को संभालूंगी, और ये सब चीज़ें आपस में है ना। तो ये सर ये सब बेकार चीज़ें जो प्यार है, ठीक है। तो जब एग्रीमेंट कब बनता है, जब प्रपोजल इज बीइंग एक्सेप्टेड
offer is been accepted, it become promise, and promise itself with consideration, consider it may be money or it may be kind, it become agreement. क्या बन गया? अग्रीमेंट. तो सर एक मोटा मोटी अगर बात करें तो अग्रीमेंट हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अग्रीमेंट इक्वल्स टू, मैथ्स में लिखते हैं अपन थोड़ा सा, प्रपोजल किसी ने दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, विथ सम कंसिडरेशन नहीं लिख रहा है यहाँ पे, इट मे बी काइंड और मनी, तो ये बन गया सर प्रॉमिस बन गया, एंड प्रॉमिस इटसेल्फ बिकम, ये क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया. और प्रॉमिस बन गया सर. अभी तो एग्रीमेंट क्या बना? प्रॉमिस, और यहाँ पड़ेगा, वापस यहाँ लेके आ रहा हूँ, एवरी प्रोमिसेस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिस. एक प्रॉमिस नहीं, 3-4 हो सकते हैं. क्या मुझसे शादी करोगी? कि हाँ. क्या मेरे साथ बाहर भाग के चलोगे? बोले हाँ. क्या मुझे मतलब जैसे शादी के में दहेज में उल्टा दे जा, लड़का नहीं मांग रहा है यहाँ, वो इलीगल है. लड़की बोल रही है कि तुम 10 लाख रुपए मेरे पेरेंट्स को दोगे, कि हाँ. ये सब देखो सेट ऑफ प्रोमिसेस हो गए. ठीक है, बहकावे में मत आ जाना, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है, तो सेट ऑफ प्रोमिसेस हो गए. अब ये सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन तो होता ही है भाई, बिना कंसिडरेशन प्रॉमिस हो ही नहीं सकता ना, कि भाई मैं तो कुछ लूँगा नहीं, मैं तुम्हें दूंगा. क्या दूंगा? कि भाई आप मुझे 1 लाख रुपए दो, साथ में कुछ मत लेना. मैं लूँगा यार, कम से कम भरोसा तो लूँगा, तेरा प्यार तो लूँगा, कि भैया हाँ तू मुझसे ऐसे विश्वास करेगा कि मेरे सबसे अच्छे है, मेरे रिलेशन मेंटेन होंगे, तो कुछ ना कुछ तो लूँगा. तो इट बिकम अग्रीमेंट. समझ आया मेरी बात? तो अग्रीमेंट इक्वल्स टू प्रपोजल, व्हेन प्रपोजल इज बीइंग एक्सेप्टेड विथ, when the proposal is accepted with or forming consideration for each other, it become agreement. जब proposal accept हो जाता है, promise बन जाता है, और every set of promise is with consideration is known as agreement. is known as agreement. आगे पढ़ेंगे, कई सवाल आ रहे हैं सर, किसी ने गिफ्ट दिया तो क्या होगा, ये क्या हुआ, ये सब, ये जो है ना चिंदी सवाल, ये सब आगे करेंगे सॉल्व. ठीक है, एग्रीमेंट आ गया. एग्रीमेंट तक बात समझ में आ गई? नहीं आए तो मुझे बताना ज़रूर, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और मैं इसका सॉल्व करने के लिए आपको और वापस भी पढ़ा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है ना. तो अग्रीमेंट जब अभी तक बना है क्या? एग्रीमेंट. तो सर ऐसे तो भी सारी शादी वादी ये जो है ना नॉर्मल, सॉरी जो भी छोटे मोटे ऐसे एग्रीमेंट तो कई होते, दिन में 10 बार हम तो करते निकलते कि भैया तू मुझे कंचे दे, मैं तुझे पैसे देता हूँ. तो एग्रीमेंट हो गया हमारा. मैंने प्रपोजल दिया, उसने एक्सेप्ट किया, एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस बिकम एग्रीमेंट. बिल्कुल एग्रीमेंट सब कुछ हो सकता है, हर जगह एग्रीमेंट हो सकता है. बट एक जैसे फॉर एग्जांपल डॉग का भी एग्जांपल दे दूँ, डॉग का भी एक एग्रीमेंट होता है कि भैया मैं अपन किसी को कुत्ता नहीं कहना चाहता मैं, थोड़ा डॉग को अगर किसी को लाएंगे अपन, तो हम उसको रोटी देंगे तो वो बदले में हमको क्या देता है? सिक्योरिटी देता है, एक स्नेह होता है, एक लगाव होता है उसका. तो ये एग्रीमेंट हमारे उसके बीच में. एग्रीमेंट, व्हेन एग्रीमेंट, ये देखिएगा, एग्रीमेंट इक्वल्स टू ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस, व्हेन एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट टू बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट. अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट बनना है एग्रीमेंट को, तो उसको क्या चाहिए? मस्ट गिव राइज टू द लीगल ऑब्लिगेशन. उसको क्या चाहिए? लीगल ऑब्लिगेशन. लीगल ऑब्लिगेशन कैसे मिलती है? एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. यानी यहाँ से मोटा मोटा ये समझे अपन कि सर जब एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट है, उसमें प्लस लीगल ऑब्लिगेशन अगर ऐड कर दे तो इट बिकम कॉन्ट्रैक्ट. ये क्या बन जाएगा सर? कॉन्ट्रैक्ट. सर ये लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है? लीगल ऑब्लिगेशन का सीधा सा मतलब है कि आपके ऊपर क्या होना चाहिए? आपके ऊपर होना चाहिए लीगली कंपाइल्ड कोई लॉ होना चाहिए आपके बीच. और लॉ कब बनेगा? जब आप पेपर वर्क करोगे. पेपर वर्क दैट मीन्स तो कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन रिटन टर्म्स. कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ होना चाहिए रिटन में. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों के साइन, और फिर लीगली जो भी नोटरी वोटरी होना चाहिए, और सारी चीज़ होनी चाहिए. तो समझते हैं, विच मीन्स ड्यूली एनफोर्सेबल बाय लॉ. Thus, from above definition can conclude that contract is acceptance proposal. चाहे एक्सेप्टेड प्रपोजल के, खाली प्रपोजल एग्रीमेंट नहीं होता, ध्यान रखना. जब प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, वो प्रॉमिस बनेगा, तब वो क्या बनेगा? एग्रीमेंट. प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, इट बिकम कॉन्ट्रैक्ट. एग्जांपल से सर एनफोर्सेबिलिटी लॉ थोड़ा और एलोबरेट कीजिए ना. बिल्कुल, जब कॉन्ट्रैक्ट, जब ये एग्रीमेंट आपका क्या एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट को लीगल टर्म्स मिल जाती है, वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट. अगर ऐसा बोलूँ तो भी सही है. चल लीगल टर्म्स कैसे? यानी पेपर वर्क होना चाहिए. नंबर 1 क्या होना चाहिए? पेपर वर्क होना चाहिए. जैसे स्टाम्प पे लिखवाते हैं ना अपन, स्टाम्प पे कोई एग्रीमेंट, रेड एग्रीमेंट स्टाम्प पे क्यों करवाते हैं? क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हैं हम. पहले वो क्या होता है? सिर्फ एग्रीमेंट. खाली पेपर पे लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट. एग्रीमेंट के ऊपर स्टाम्प लगवा दिया, स्टाम्प ड्यूटी पे कर दी, और प्लस उसका नोटरी करवा दिया, तो ये क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट. क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट. एक लीगल ऑब्लिगेशन आ गई. राइट. मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. ठीक है, आगे चलते हैं. एग्जाम्पल देखें. ए एग्री टू सेल बी. ए एग्री टू सेल बी. क्या? एग्री विथ बी टू सेल कार.
कार बेच रहा है ए बी को 2 लाख रुपए में, ठीक है। Here A is under an obligation to give car to the B and B has the right to receive the car on the payment of 2 lakh and also B is under an obligation to pay 2 lakh to the A and A has a right to receive the। देखो कितनी सारी इसमें आ गई, चिक चिक आ गई। देखो क्या, तभी तो लोग पहले के लोग कॉन्टेक्ट करने से डरते थे, वो बोले कि ऐसे हो जाए बात, ठीक है कौन कोर्ट कचहरी के, पहले इतना था कि कोर्ट कचहरी चक्कर में, अब तो वैसे बन जाता है नोटरी, कोर्ट तो जाना ही पड़ता है लेकिन काम हो जाता है, इतना भारी काम नहीं हुआ। तो पहले डरते थे कोर्ट कचहरी के, क्योंकि बहुत सारी ऑब्लिगेशन, बहुत सारे राइट्स और बहुत सारी ड्यूटीज़ बन जाती है जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाते हो। जैसे कि ए ने बी को बोला, सिंपल सी बात है भाई कार बेच, 2 लाख रुपए थे कार बेच, सिंपल सी बात थी। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट में आए तो अब उसकी ड्यूटी हो गई कि भैया 2 लाख रुपये उसको देने हैं, नंबर 1 उसकी एक राइट हो गया 2 लाख रुपये लूँगा, तो उसका एक लीगल ऑब्लिगेशन हो गया कि इसको गाड़ी इसको देनी ही पड़ेगी, ओनरशिप के नाम ट्रांसफ़र ही करनी ही पड़ेगी। देखो इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर हो गया, ठीक है। So the law of contract deal with only such legal obligation which has result the agreement. Such an obligation must be contractual in nature. However, some obligation outside the purview of the law. कुछ एग्रीमेंट ऐसे है जो क्या है, लॉ की रेंज से बाहर है, लॉ की रेंज से बाहर है। पढ़ेंगे आगे ऐसे कौन से डरने की क्या जरूरत है। अगर मैं वापस अगर इसको रिवाइज कर ले तो देखो वैसे दे रखा है जो मैंने पीछे समझाया था। प्रपोजल ऑफर होगा, एक्सेप्ट होगा, इट बिकम, सर ये तो प्रॉमिस बन गया, बिल्कुल प्रॉमिस एक्सेप्टेड, प्रपोजल को प्रॉमिस को या एग्रीमेंट को एक ही बात है। लीगल एनफोर्समेंट आते ही क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। दोनों में डिफरेंस देख ले, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, जिस भी पर्पज़ का एग्जाम होगा ये इसके डिफरेंसेस 100% आते, घुमा कर आए सीधा आए कैसे भी आए पर आएगा, और बहुत ईजी है, समझ में तो आ ही गया होगा आपको मेरे हिसाब से। तो सर आपका हिसाब तो ना काम आएगा, हमारा काम आएगा। अरे भाई तुम्हारे हिसाब से एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस मैं बता ही चुका हूँ ना तुम्हें। देखो मीनिंग देख लो, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस जो भी पढ़ा था, यानी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के साथ लीगल एनफोर्सबिलिटी जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। स्कोप, एग्रीमेंट का वाइडर स्कोप है, लीगल भी हो सकता है, सोशल एग्रीमेंट भी हो सकता है। एग्रीमेंट तो कोई किसी प्रकार का नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का क्या थोड़ा सा नैरो सेंस है, नैरो सेंस इन कॉन्ट्रैक्ट अगर आना है तो उसके लिए पेपर वर्क, स्टाम्प, सिग्नेचर, मतलब नोटेरी, कई चीज़ें करनी पड़ेगी तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन एग्रीमेंट तो नॉर्मली दो आदमी ने आपस में बात करिए, इट बिकम एग्रीमेंट। लीगल भी हो सकता है एग्रीमेंट कैन बी कॉन्ट्रैक्ट, बट एवरी एग्रीमेंट कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट, पर एवरी कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। लीगल ऑब्लिगेशन, इसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है नहीं सर, इसमें अभी तक तो कोई क्लॉज नहीं। जब तक भाई एक दूसरे में लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आ सकती एग्रीमेंट में इटसेल्फ में कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती, पर इसके अंदर बहुत मस्ट है, बिना इसके तो लीगल ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। नेचर, ये ध्यान रखना, ये जो सवाल है ना बार बार पूछा जाता है और इसको अपने दिमाग में डाल दीजिए। ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, जो मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ यही है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, लेकिन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। कई बार सवाल आ चुका है, हर स्टेज पर आ चुका है। ये लाइन दे दी इन्वर्टेड कॉमा में, आगे बोला एलोबरेट या डिफाइन। समझ रहे हो मेरी बात? आप लिख सकते हो इसके बारे में कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते ही होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, प्रपोजल समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं? सर मैं खुद ही समझ लेता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, ठीक है। मैं नंबर भी शेयर करूँगा आपको, अगर कोई दिक्कत आए तो उसमें भी आप कह सकते हो मुझे, राइट। अब वैसे अपन पूरा कोर्स लेके चलेंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये तो एक इसका वीडियो बनेगा, उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके बारे में अपन बात करेंगे, और सारी आगे LLP एक्ट है, सबकी बात करते चलेंगे, ठीक है। बहुत ईजी सेंस में समझना है, और थोड़ा बहुत भी आपको बोरियत फील हो इस पर्टिकुलर स्क्रीन को देखते हुए, अगर थोड़ा सा बोर हो या मेरी शक्ल देखते हुए बोर हो तो थोड़ा सा इधर उधर देख लेना, पीछे व्यू बहुत शानदार है, बहुत शानदार, बहुत ही ठंडी हवा आ रही है, ठीक है। और मैंने इसलिए आपको, इंसान क्या होता है, ब्लैक बॉक्स होता है ना, उसके अंदर देख देख उसका दिमाग डाइवर्ट होता है कि उसको और कुछ चीज़ देखने के लिए नहीं होती। जैसे एक 2 तरह की साधना होती है, एक में कि भाई आँख बंद करके करूँ, एक आँख खुली करके करूँ। और क्योंकि हम स्टूडेंट हो आप लोग, और आपको पढ़ना है, और हम सब लड़ने रहे, मैं भी हूँ, आप भी हो, सारे हमें जीवन में अभी तक बहुत कुछ प्राप्त करना है और बहुत कुछ चीज़ें देखनी है, तो उसलिए आँखें खोल के जो हमारी है ना, ये क्या बोलते हैं, तपस्या, इसको हमें सफल बनानी है। यानी डिस्ट्रैक्ट हो माइंड तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर माइंड आपका पढ़ते पढ़ते कहीं और दिमाग चला जाए तो बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है यार। आप रिसर्चर हो, आप बहुत क्रिएटिव हो, आपका दिमाग और कहीं जाता है, पर सही मायने में होशियार वो लोग हैं जो दिमाग वहाँ जाके उसको पकड़ के वापस लाकर यहाँ पटक दे कि भैया यही पढ़ना है अभी, तो वहाँ फिर जाना, ठीक है ना। थोड़ा स्टिक रहे अपने प्रति। तो मैंने थोड़ा सा व्यू साइड में अच्छा रखा हुआ है, तो आपका डिस्ट्रैक्ट हो तो
हवा तो अब आपको यहाँ की मैं दे नहीं सकता, लेकिन जो नेचुरल हवा, लेकिन जहाँ बैठो वहाँ से व्यू अच्छा आ रहा है आपके लिए, राइट। नाउ एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्टैक्ट, क्या क्या एक वैलिड कॉन्टैक्ट के लिए। सर ये पहले तो ये बताओ, आपने अभी तक मुझे कॉन्टैक्ट ही बताया हमको, ये वैलिड क्या नाम है, यानी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब बनता है, ये तो आपने बनाया नहीं। मैं आपको वो भी बताता हूँ, वैलिड के अलावा और भी कई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वॉइड होते हैं, इलीगल होते हैं, सारे होते हैं, ठीक है, बायलैटरल, यूनिलैटरल, सारे बता पड़ेंगे। अभी अपन समझ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बेसिक सेंस में समझते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होता है समझ में आ गया, लेकिन एक वो बोले स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ की मस्ट रिक्वायर्ड चीज़ें होनी चाहिए, वो हम पढ़ते हैं। लीगल लॉ यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या बोलता है, ये होना ही होना जरूरी है, नहीं तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, और जब एक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेगा तो वो कहीं पे भी लीगल ऑब्लिगेशंस की क्रिएट नहीं हो पाएगी। और कुछ ऐसी नेचुरल सेंस में कि भाई उसको होना तो जरूरी है, जैसे दो पार्टी होना जरूरी है ना, ऐसे पढ़ते हैं। चलो, एज पर गिवन सेक्शन 10, सेक्शन का मैं आपको बताऊँ, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं, मैं सब समझा दूंगा आपको। सेक्शन 10 के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या बोला हुआ है कि ये 6 चीज़ें होनी तो अनिवार्य है, मस्ट है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो ये होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ जनरल सेंस में ये 5 चीज़ें अपने साथ में जनरल सेंस में है कि भाई ये तो होनी चाहिए, इसके बिना तो क्या कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि लॉ ने नहीं लिखा, पर जनरल कॉमन सेंस भी अपना काम आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले यही पढ़ते हैं अपन कोई कॉमन सेंस की बात क्या क्या है। वापस एक बात देखिए, तो ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज competent to the contract for a lawful constitution with a lawful object and are not expressly declared to be what। देखिए, देखना है, समझना। एवरी एग्रीमेंट, देखो एग्रीमेंट होना जरूरी है, फ्री कंसेंट होना जरूरी है, उसका कंपिटेंसी क्या लिखा हुआ, दैट पार्टीज कंपिटेंसी, उसका कंपिटेंसी होना जरूरी है, लॉफुल कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है, लीगल ऑब्जेक्ट होना, यानी लॉफुल ऑब्जेक्ट, लीगल ऑब्जेक्ट बोले, या नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ये सारी चीज़ें देखो इतनी सी लाइन में लिखा हुआ है, इसको इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में डाला हुआ है। बाकी लैंग्वेज लॉ की ये है, इस तरीके से लॉ को पढ़ा जाता है टुकड़ों में। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जब पढ़ोगे उसमें पता जाएगा कि भाई इसमें टुकड़ों में पढ़ना पड़ता है हमें लॉ, तब हमें लॉ समझ में आती है। देखो, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, यानी एग्रीमेंट होना जरूरी है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। इफ़ दे आर मेड बाई, अगर वो किसके द्वारा हो, फ्री कंसेंट के द्वारा हो, जो पार्टियाँ है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो उसका, और डिक्लेयर्ड, एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड ना हो। सर ये सब क्या क्या है, फ्री कंसेंट, ये एक एक करके समझेंगे धीरे धीरे, मुंह जल जाएगा, धीरे धीरे खाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम जनरल सेंस वाली बात कर ले कि भाई ये कॉमन सेंस वाली ज़्यादा समझ में आएगी आपको, ठीक है। 2 पार्टी होना जरूरी है, सर ये तो हमें पता ही है, ए और बी नहीं होगा तो आगे कभी कहानी नहीं बढ़ी, राम और श्याम नहीं हुआ जब तक मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, तो ए और बी नहीं होगा जब तक कहानी सॉल्व नहीं होगी। तो बिल्कुल देयर शुड बी 2 पार्टीज, विदाउट 2 पार्टीज देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एग्जांपल पढ़ते हैं। टू कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर मस्ट बी 2 पार्टी, सेलर और बायर, दोनों होने चाहिए, राइट। पढ़ेगा, अच्छा एग्जांपल है, द सेलर एंड बायर मस्ट 2 डिफरेंट पर्सन, वो दोनों अलग होने चाहिए। ये भी बात, खाली 2 पर्सन होने से मतलब नहीं, दोनों खुद ही खुद को बेच रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 2 पर्सन होने अनिवार्य है। बिकॉज अ पर्सन कैनॉट बाय हिज ओन गुड्स, राइट। एक केस था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एसएन कंपनी, इनके बीच में केस था। केस लॉ अभी याद रखने की जरूरत नहीं, कंपनी एक्ट में जहाँ बोलूँगा वहाँ केस लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जगह जगह पूछे जाते हैं, वो आपको याद रखना है, इनमें इतना आवश्यकता नहीं है। तो क्या बोलता है, स्टेट ऑफ गुजरात और रमन लाल एसएन कंपनी के बीच में केस था, उसका वर्डिक्ट आया जो कोर्ट के, वो सुन रहे व्हेन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है मतलब 11th-12th में पढ़ा होगा पार्टनरशिप के बारे में, थोड़ा और बता देता हूँ। पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे तो और बता देंगे पार्टनरशिप होती क्या है, कैसे काम करती है और कैसे इसका वर्क होता है, राइट। क्या बोला, when on dissolution of partnership the assets of the firms are divided among the partners। सीधी सी बात है, जब डिसोल्यूशन जब बंद हो जाएगी पार्टनरशिप फर्म, बचे हुए एसेट्स पार्टनर्स के अंदर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज पर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और जो भी प्रॉफिट होता है उनको बांटा जाता है। द सेल टैक्स ऑफिसर ने क्या किया, वांटेड टू टैक्स दिस ट्रांजेक्शन। जब रमन लाल के साथ गुजरात हाई कोर्ट में जब केस हुआ स्टेट ऑफ गुजरात के बीच में, तब वहाँ के जो सेल टैक्स ऑफिसर ने ये बोला उसको कि भैया जो ये पार्टनरशिप फर्म अलग यूनिट है आपकी, जब पढ़ेंगे हम सेपरेट लीगल एंटिटी होता है पार्टनरशिप, कंपनी का भी होता है, वैसे अब एलएलपी में इसका भी सिस्टम हो गया। तो जब पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को क्या दिया, असेट दिया, इट्स बिकम, दोनों के बीच में आप क्या किया, आपने एसेट ट्रांसफर किया पार्टनर्स को, तो ये ट्रांजैक्शन भी क्या टैक्स के अंदर आता है, क्योंकि ये क्या हुआ, आपने क्या किया, सेल किया, किसको, पार्टनर को। पैसे देने थे, पैसे नहीं देकर आपने क्या किया, ये दे दिया, दोनों पार्टी होगी, 2 पार्टी होते क्या हो गया, सेल हो गया। इट वॉज हेल्ड दैट इट वॉज नॉट अ सेल, ठीक है। द पार्टनर्स बीइंग अ जॉइंट ओनर ऑफ दीज
assets cannot be both buyer and seller। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपने ट्रांजेक्शन किया है ना देने का उसका, इसको सेल नहीं माना जाएगा। द पार्टनर्स बीइंग जॉइन ओनर। अब पार्टनरशिप, मेरी बात सुनो, यहाँ अपन क्या पढ़ रहे हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन में बताना, 2 पार्टीज होना जरूरी है। इस सेल टैक्स ऑफिसर ने बोला कि भाई जब डिसॉल्व हो रहे हो तो पार्टनरशिप से पार्टनर को आ रहा है, तो आप ये दोनों अलग अलग पार्टनर हो गई भाई, अलग अलग हुए ना 2 पार्टी, लेकिन सही मायने में दे जाए तो ये दोनों पार्टी क्या है, सेम है। दोनों पार्टी क्या है, सेम है। सेम कैसे हुई, सेम ऐसे हुई कि भैया पार्टनरशिप के ओनर कौन है, पार्टनर से, और पार्टनर अपने ही एसेट्स वापस ले रहा है, तो वो क्या खुद को ही बेच के खुद ही लेगा क्या? तो देयर मस्ट बी 2 पार्टीज, एक ही पार्टी दोनों काम नहीं कर सकती, राइट। द पार्टनर्स बीइंग अ जॉइंट ओनर ऑफ दिस एसेट्स कैन नॉट बी बोथ बायर एंड सेलर। दूसरी बात, पार्टी मस्ट हैव इंटेंट टू क्रिएट लीगल, उनका इंटेंशन होना चाहिए कि हमारे बीच में क्या हो, लीगल ऑब्लिगेशन बनी रहे। जैसे एग्जांपल पड़ेगा, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड हेंस दे डू नॉट रिजल्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट। लीगल ऑब्लिगेशन होना ही चाहिए, बिना उसके तो कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं। तो मोस्ट एसेंशियल आइटम है, उनका इंटेंशन होना चाहिए कि भाई एग्रीमेंट एक बार बना ले फिर इसको लीगली रूप दे दे। इंटेंशन पहले होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आएगा। सोशल या जो डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, ए हस्बैंड एग्री टू पे हिज वाइफ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस एवरी मंथ वाइल ही वॉज अब्रॉड। फॉरेन गया, इस बहाने से गया कि तुम्हें हर महीने 50,000 रुपये अकाउंट में दूंगा, मुझे जाने दो। तो इस तरह वाइफ ने छुट्टी तो दे दी, बीच में एग्रीमेंट हो गया इन दोनों के बीच में, हस्बैंड देना प्रॉमिस है, टूट जाता है, टूट गया। वाइफ ने क्या कर दिया, रिकवरी के लिए केस कर दिया हस्बैंड पे। बहुत खतरनाक वाइफ थी, उसने हस्बैंड पे क्या कर दिया, रिकवरी के लिए केस कर दिया। क्या आपको लगता है ये केस रिकवरी के लिए जाएगा? नहीं जा सकता, क्योंकि ये क्या है, इट वॉज ए सोशल एग्रीमेंट और यहाँ पे लीगल रिलेशन बनाने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। हालांकि ये भी केस हो सका है, बॉल फॉर एंड बॉल फॉर, है ना। अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद सर्टेन केसेस, कुछ फॉर्मेलिटीज़ है वो भी होनी चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। ओरल खाली एक दूसरे वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी है या ऑडियो रिकॉर्डिंग पड़ी है नहीं चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट वैलिड एक्सेप्ट एज रिटर्न। जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, हमारा गाड़ी वाड़ी का इंश्योरेंस कराता है, बिना रिटर्न वैलिड नहीं होता, तो रिटर्न होना अनिवार्य है। फर्दर इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द लॉ विच आर इन्फॉर्सिबल एट द टाइम इज एसेंशियल फॉर द वैलिड एंड इमूवेबल इन केस ऑफ इमूवेबल। जैसे इमूवेबल जो प्रॉपर्टीज होते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज यानी कौन सी, जिस प्रॉपर्टी को मूव नहीं कर सकती इसीलिए, ठीक है। मूवेबल यानी यहाँ से आ नहीं जा सकती, जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये सारी चीज़ें, राइट। तो इन इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब भी क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, तो खाली कॉन्टैक्ट, आपस में कॉन्टैक्ट करने से काम नहीं चलता, आपको वहाँ के पर्टिकुलर लोकल रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री करवाना भी अनिवार्य है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर अदर लॉ यानी अंडर द लॉ विच इज़ इन्फोर्स एट द टाइम। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी में ज़मीन बेचोगे तो रजिस्ट्री होनी जरूरी है, रजिस्ट्री होगी तो ये भी एक सबूत होगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाता, ठीक है। हाँ, कुछ समय के लिए आप एग्रीमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट करके रख सकते हो कि भाई 2 महीने बाद पैसा दूंगा, 6 महीने बाद पैसा दूंगा, या अभी 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, बाकी के प्रॉपर्टी के 4 लाख रुपए मैं 1 साल बाद दूंगा। तो ये दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन इसके अलावा खाली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज़मीन बेच नहीं सकते, आपको लीगल लॉ में भी होना जरूरी आएगा, जो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए लॉ बना हुआ है, राइट। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग की सर्टेनिटी होनी चाहिए, वेरी डिफाइंड होनी चाहिए, इनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अब कह दिया भाई ए ने बी को बोल दिया मैं तुझे 100 टन ऑफ ऑयल, 100 टन ऑफ ऑयल क्या टन्स में दे सकता है क्या उसको? ऐसे हो ही नहीं सकता। आपको उसको क्या किलो में या लीटर में आपको बताना पड़ेगा, भाई इतने लीटर है किलो में आपको ऑयल दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर ऑयल इतने का होगा। 100 टन ऑफ ऑयल मैं आपको लाखों रुपए दे सकता हूँ, मैं वो करोड़ों लाखों की कोई वैल्यू नहीं होती। सर्टेनिटी होना जरूरी है, डेफिनेटिव नहीं, इनडेफिनिटी नहीं चलेगी। और 5वीं चीज़ है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड एग्रीमेंट। पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, ऐसे नहीं हवा में तो तुम बोले कहीं एग्रीमेंट करे, लीगल एग्रीमेंट करो, तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लो, नहीं ला सकता ना। पॉसिबिलिटी कहाँ है, ठीक है। स्पेस एक्स जाएगा तब लाएगा, अभी जाना शुरू हो गया है, देखते हैं, पर चांद सितारे तो उसके ऊपर भी नहीं आएगा, इतना भारी लगेज। ए एग्री टू बी डिस्कवर ट्रीजर ऑफ मैजिक, द एग्रीमेंट कैन नॉट बी एम्फसाइज्ड पॉसिबल। उसने बोला मैं मैजिक दिखाता हूँ, और मैजिक एग्रीमेंट में होता ही नहीं है, हाथों को ट्रिक नहीं दिखा पाया, केस कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। पॉसिबिलिटी होना चाहिए, काम होना चाहिए, ठीक है। या फिर बोलते मैं तुम्हें एक गोल्ड की खाने दिखाता हूँ, या मेरे वहाँ पे क्या बोले एग्रीमेंट करे कि भाई हम आपसे एग्रीमेंट करते हैं कि मैं जंगल के सारे पेड़ काट दूंगा,
तो ये एग्रीमेंट लीगली पॉसिबल, लीगली पहली बात तो लॉफुल ऑब्जेक्ट हुआ ही नहीं है तो यहीं ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा कोई इम्पॉसिबिलिटी वाला काम है परफॉर्मेंस, वो नहीं हो सकता। हाँ भाई ऐसा हो सकता है भाई कोई लीगली दे दिया पेड़ को काटना है तो 1000-2000 लोग लग गए और पेड़ों को काटने लगे तो बात अलग है, ठीक है। पेड़ों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इनके बीच में बैठा हूँ, है ना, तो थोड़ा इनके गुस्सों से भी, एनवायरनमेंट जो नेचर का क्रोध है ना, उससे भी आदमी को बच के रहना चाहिए, ठीक है ना। अब जस्ट सामने वाले पहाड़ों पे थोड़ा भूस्खलन भी हो रहा है, लैंडस्केप हो रहा है, ठीक है। चलो देखो अब एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वापस देखते हैं एक बार। देखो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन पढ़ चुके सर, हाँ बिल्कुल पढ़ चुके सर। और हमने क्या पढ़ा सर, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सर्टेनिटी होनी चाहिए मीनिंग्स के अंदर, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, चांद सितारों की बातें नहीं होनी चाहिए, और लीगल फॉर्मेलिटी सर बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और कैपेसिटी हो रही है सर। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो आपने पढ़ा ही नहीं, अभी बढ़ा देते यार, लोड क्यों ले रहे हो, ठीक है। ये लो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग ये 4। अभी जो मैंने 5 बातें की, क्या क्या की, 2 पार्टीज़ होनी चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, फिर क्या था, सर्टेनिटी होनी चाहिए, फिर क्या था, परफॉर्मेंस होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि हवा में बातें करो, परफॉर्मेंस भी होना चाहिए, और क्या था, एक आध चीज़ और थी ना, कहाँ गई, इंटेंट टू क्रिएट लोगो सर्टेनिटी कंप्लाइड विद सर्टेनिटी, हाँ अदर फॉर्मेलिटी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर लॉ के रिलेटेड, ठीक है। ये ज़बरदस्ती डाला वो पॉइंट है, पढ़ लेना, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, ये तो सिर्फ अपनी तरफ से म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल यानी जनरल सेंस पे लोगों को इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट टास्क आ रहा है सेक्शन 10 के अंदर, क्या क्या बोला हुआ, इन एलिमेंट्स का होना अनिवार्य है, बिना इनके काम नहीं बैठेगा भैया। नंबर 1 ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी एग्रीमेंट होना जरूरी है सर। ये तो पढ़ लिया था हमने 2E के अंदर सर, ये सेक्शन का आपने नहीं बताया, अरे बता दूंगा, लोड क्या ले रहे हो। एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, राइट। ये देख लीजिए, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, ठीक है। तो एग्रीमेंट होना जरूरी है, ये तो हमें पता ही है सर। आगे कोई दूसरा नया बताओ, ओहो ये आया फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब when 2 or more person are said to be consent when they agree upon the same thing in the same sense। हो, ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है सर, इसका कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा, पढ़ते अभी आएगा। दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एट आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स इन अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ विच कॉन्शियस ऑफ एड इडम, कॉन्शियस एड इडम, ये थोड़ा वर्ड है, इस वर्ड का मतलब आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ, ध्यान रखिएगा इसको। फर्दर सच कंसेंट मस्ट बी फ्री, ठीक है। कंसेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्री कंसेंट इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोरेशन, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake. When consent to be agreement is caused by coercion, undue fraud, misrepresentation, the agreement become voidable at the option of the party and और सर इतनी सारी बातें अब क्या करें। When ये भी पढ़ लेते हैं ना, जब इतना सा कचरा हो गया तो ये पढ़ लेते हैं। When consent is vitiated by mistake, यानी ये किससे हुआ, मिस्टेक से हुआ, तो it become void, नहीं तो क्या होगा, voidable। सर ये क्या क्या शब्द लाए हो आपने, कुछ समझ में नहीं आया, हमें तो ये भी समझ में नहीं आया, इतने सारे वर्ड डाल दिए, 1 2 3 4। और देखते हैं, डरना नहीं अपना, थोड़ा थोड़ा समझना, देखो जितना अपने दिमाग में जगह है ना उतना ही समझना, ज़्यादा अपने लोड नहीं लेना। फ्री कंसेंट ये क्या है, इसको समझना है ना, अभी तो एक अभी के लिए समझना है ना, ये क्या है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट एक एग्जाम्पल देखते समझ लेते हैं, चलो। ए थ्रेटन टू शूट बी इफ बी डज नॉट लैंड हिम 2000, क्या किया, ए ने बी के कनपट्टी पे बंदूक रखी, क्या रखी, बंदूक रखी, बंदूक रख के बोला कि भैया 2000 रुपये निकाल, अभी हाथों हाथ निकाल, नहीं तो ये ट्रिगर मेरा ऑन गोइंग है। बी ने बोला कि हाँ भाई, क्यों नहीं बोलेगा, बी बोलेगा ले भाई 2 क्या 20 पकड़, मेरे पास है जितने ले छोड़ दे। हियर द एग्रीमेंट इज एंटर इनटू अंडर कोरेशन एंड हैंस बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। सर ये कुछ थोड़ा थोड़ा आया है, थोड़ा थोड़ा नहीं भी आया, क्या है। फ्री कंसेंट का मतलब है जब 2 इंसान एक ही समय पर एक ही बात सोचे या उनकी अंडरस्टैंडिंग बैठे तो उसको बोला जाता है कंसेंट। उसको क्या बोलता है, कंसेंट बोला जाता है। कंसेंट यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे यहाँ पे, मैं आपके पास क्यों आया हूँ, यहाँ पे क्लासेस जो वीडियो के सामने मैं पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ, मेरा कंसेंट है। तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, मुझे पता है क्यों, मेरी वीडियो कौन क्यों देखेगा, क्योंकि उसको पढ़ना होगा। तो हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग लगभग सेम है, आपकी और हमारी अंडरस्टैंडिंग सेम है, क्योंकि ये क्या है, कंसेंट। 2 or more person are said to be consent when they are agreed upon the same thing in a same sense, जिस सेंस में है। यानी मैंने बोला कि मेरा कोई स्टूडेंट आया मेरे पास, मैंने उसको बोला क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे, तो बोले कि हाँ सर क्यों नहीं खरीदेंगे, हमारे पास पैसे भी आ रखे हैं और ख़रीद लेंगे। तो मैंने कहा भैया 2 लाख रुपए लूँगा। तो बोले अरे सर हमने देख रखी है गाड़ी,
मेरी गाड़ी उन्होंने देख रखी और उन्होंने बोला 2 लाख रुपए दूंगा, 2 लाख रुपए उन्होंने दे दिए, मैंने उन्हें बाइक की चाबी पकड़ा दी मेरे। बताओ, ऐसे तो पीटने वाले मार खाने वाले लखन है, लेकिन वो मेरे पास आया और उन्हें पूरे गाजे बाजे से आया, मतलब 20-25 हट्टे कंडे लोग लेकर आया, मेरे को बोला सर आपने मेरे साथ कर दिया धोखा, मैंने आपसे गाड़ी की चाबी मांगी, आपने 2 लाख रुपए का, मैंने 2 लाख रुपए आपको दी और आपने दी क्या, बाइक की चाबी। तो मैंने कहा भैया मैं तो इसको बाइक को भी गाड़ी कहता हूँ, मैं तो बस तो यही है, मैं अपनी कार को कहता हूँ कार और गाड़ी में कहता हूँ बाइक को। अब यहाँ पे समझना कौन, हम दोनों ने कॉन्टैक्ट किया, लेकिन मेरा उसका बोलने का सेंस, उसका कंसेंट अलग था और मेरा समझने का सेंस अलग था। हम दोनों के बीच में कंसेंट नहीं था, और जब कंसेंट नहीं था तो कॉन्टैक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि कॉन्टैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट है कि कंसेंट होना दोनों के बीच में ज़रूरी है, यानी एक टर्म्स पे एक बात होना ज़रूरी, नंबर 1 बात। तो सर ये तो हुआ कंसेंट, ये फ्री कंसेंट क्या है, यानी पूरा एकदम पगलेल हो जाए, पागल हो जाए, फ्री एकदम दिमाग का पैदल नहीं। फ्री कंसेंट का मतलब ये हुआ कि वो किसी कोरिएशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन से नहीं हुआ होना चाहिए। यानी कंसेंट तो उसका सही है, अभी मैंने उसको बोला कि तुम मेरी गाड़ी लेगा, मेरी कार लेगा, बोले हाँ ले लूँगा सर। मैंने उसको कार दिखाई, अपनी फर्स्ट क्लास दिखाती, BMW दिखाती कोई कार, ठीक है, मेरे पास नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, BMW दिखा दी मैंने, और वो लगा रहे सर 2 लाख रुपए, वाह यार सर मज़ा आ गया। मैंने दिखाई BMW और उसको दी कौन सी, i10, क्या दे दी, i10। अब यहाँ पे क्या हुआ, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड कर रहा हूँ मैं इसके साथ। या फिर फॉर एग्जांपल मैंने उसको बोला बहुत ज़बरदस्त बुलेट है मेरे पास, 1876 की बुलेट है, ये लीजिए बुलेट और ले लो। उसने बोला सर एकदम चालू कंडीशन में, अरे डीजल सूंघाते भागेगी, मतलब दूर से सूंघाते भागेगी, भरने की ज़रूरत नहीं। उसने बोला यार यानी वो बहुत शानदार कंडीशन में। उसने सिर्फ मेरी बात पे रिलाई किया और मेरी बात को अंडरस्टैंडिंग में ले लिया उसने, ठीक है, भरोसा कर दिया। और जब वो बुलेट यहाँ से लेके जाता है, जैसे थोड़ा सा आगे 10 किलोमीटर पहुँचता है, एक टायर निकल जाता है, फिर थोड़ा आगे निकलता है, इंजन निकल जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे मैंने उसके साथ क्या किया, मिस रिप्रेजेंटेशन करते करते मैंने इसके साथ क्या, फ्रॉड किया। या फॉर एग्जांपल मैंने किसी से एग्रीमेंट में आया डरा धमका कर, कैसा आया, मैं कहा देख भाई काम कर ले, नहीं तो भाई ये बंदूक सिर पे रखी हुई है और ट्रिगर मैं दबा सकता हूँ, जैसे अपने एग्जांपल में। यानी यहाँ का उसका कंसेंट तो था, उसको पता तो है कि भाई 2000 रुपये देने, कंसेंट तो है, उसको भी लेने हैं उसको भी देने हैं, दोनों को एट सेम टाइम कंसेंट था, लेकिन कंसेंट उसका फ्री नहीं था। सोचने के लिए उसको फ्री कंसेंट टाइम नहीं मिला, क्योंकि उसको क्या क्या थ्रेटन किया गया था, उसको डराया गया था। उसको बोलते फ्री कंसेंट नहीं होना, रीज़न भी कॉज्ड बाय कोरिएशन, ठीक है, समझो मेरी बात। यानी अभी क्या कर सकता है उसके बाद, वो सब अपन आगे पढ़ेंगे कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अभी अपन को पढ़ना है कि फ्री कंसेंट होना अनिवार्य है, यानी कंसेंट के साथ साथ फ्री कंसेंट होना जरूरी है, यानी एक दूसरे को करता पूरा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार के साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का उसके ऊपर थ्रेटन नहीं होना चाहिए, राइट। कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी पापा ने कह दिया बेटे को कोई कर ही कर, वो कॉन्टैक्ट में आ गया, तो ये भी अनड्यू इन्फ्लुएंस है, क्योंकि बाप ने बेटे को बोला कर ही कर, उसने उसके ऊपर अपना सुपरिटी होने के कारण दबाव बनाया और उसने कॉन्टैक्ट में आया, ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, ठीक है। वॉइडेबल कैसे होता है, क्या होता है, वॉइड क्या होता है, अपन उसको आगे वाले में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में सब है, थोड़ा थोड़ा खाइए। तो क्या क्या, एक पहली चीज़ एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरी बात कंसेंट के साथ सर फ्री कंसेंट होना चाहिए, उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, यानी उन पार्टीज के अंदर कैपेसिटी टू कॉन्टैक्ट होना चाहिए। समझिएगा, कैपेसिटी टू कॉन्टैक्ट मीन्स द लीगल एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्टैक्ट। सिंस सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड द एवरी पर्सन इज कॉम्पिटिटर हु, यहाँ रुक जाते हैं। पहली बात, तीसरी बात कि वो क्या होनी है, कैपेसिटी टू कॉन्टैक्ट होना चाहिए, कॉन्टैक्ट करने की उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी लीगली एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर कॉन्टैक्ट करने की। और ये कौन कौन लोग होते हैं जिनकी लीगली एबिलिटी होती है और कौन नहीं होते हैं, पढ़िएगा। सेक्शन 11 के अंदर दे रखा है कि ये वो लोग हो जाते हैं कॉम्पिटेंट होते हैं जिनकी एज मेजोरिटी पर हो, यानी माइनर कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, एक बात क्लियर हुई। दूसरी बात मेजोरिटी यानी 18 साल, है ना, ये तो आपको पता होगा ना, आप सबको पता ही होगा 18 साल, ठीक है। शादी की उम्र नहीं है, वो 21 ही है, यहाँ मेजोरिटी की उम्र है 18, वोट देने के लिए, लाइसेंस बनने के लिए 18, तो वो लॉफुली 18 साल का होना चाहिए। नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट, माइनर के साथ आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते, माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो वॉइड एप इनिशियो होता है, यानी शुरू से नल एंड वॉइड होता है, आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। दूसरी बात वो साउंड माइंड होना चाहिए, सबके बीच में एंड लगा हुआ, ध्यान रखना, यानी ये तीनों होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी एक होगा चल जाएगा। मेजोरिटी 18 साल के ऊपर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, यानी वो पागल नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं हो सकता वो। अनसाउंड माइंड में क्या साउंड बजता है क्या सर, नहीं, अनसाउंड मतलब कुछ पता ही नहीं है, गला गूंगा है, ठीक है। साउंड माइंड मतलब
उसको एकदम नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप उसको क्या कर दो, दारू पिलाकर उससे कांटेक्ट कर दो, या उसको अफीम सूंघा के उससे कांटेक्ट कर दो, या उसे किसी प्रकार का नशा करवा के, ठीक है, उसके साथ कांटेक्ट कर दो। उस समय वो साउंड माइंड था ही नहीं, तो वो कांटेक्ट उस समय किया हुआ क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा उस समय जिसमें कांटेक्ट किया वो अनसाउंड माइंड था या वो नशे में था, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट वैलिड नहीं रहेगा, कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल या वॉइड। समझे मेरी बात। तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। पार्टी का कॉम्पिटेंस होना चाहिए, वो साउंड माइंड होना चाहिए, कॉन्टैक्ट करते समय 18 साल के ऊपर होना चाहिए, और इज़ नॉट अदरवाइज डिस्क्वालीफाई फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट टू। यानी इसे पर्टिकुलर किसी लॉ में उसको क्या वो ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा काम नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंकक्रप्ट हो गया कोई, अब लॉ में उसको बैंकक्रप्सी एक्ट में उस कोड के अंदर उसको बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया और आप उसके साथ कॉन्टैक्ट किए जा रहे हो, तो आप उसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वो डिस्क्वालीफाइड है और उसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं करोगे। कॉन्टैक्ट करोगे तो कॉन्टैक्ट वैलिड नहीं होगा। अ पर्सन कॉम्पिटेंट कॉन्टैक्ट मस्ट फुलफिल द अबाउट 3 क्वालिफिकेशन, राइट। क्वालिफिकेशन एक क्या है, 18 साल की एज से ऊपर नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, इनकॉम्पिटेंट कॉन्टैक्ट है। दूसरा क्वालिफिकेशन बी साउंड माइंड होना चाहिए, यानी लुनेटिक, यानी जब उसको मिर्गी विरी का दौरा पड़ गया या बेहोशी में हो गया या ड्रंकन पर्सन हो गया, इडियट है, ठीक है, इंटॉक्सिकेट कर दिया आपने, कुछ चीज़ उसके अंदर डाल दी। यानी अगर कोई आदमी किसी कांटेक्ट कर रहे हो आप, फॉर एग्जांपल किसी से कांटेक्ट कर रहे हो सुबह से शाम तक, तो उससे कांटेक्ट कर लो तो ठीक है, 6 बजे के बाद वो सेट हो जाएगा। सेट हो जाएगा मतलब दारू वारू पी लेगा। तो कांटेक्ट करना तो 6 बजे से पहले करो, 6 बजे के बाद उसने अगर 2 पैक अंदर डाल दिए तो आप कांटेक्ट करने उसके लिए अनसाउंड माइंड हो गया, कांटेक्ट वैलिड। सिर्फ वो इतना प्रूफ कर दे कि मैं दारू पिया हुआ था उसमें। क्वालिफिकेशन सी क्या है, रिक्वायर्ड द पर्सन एंटरिंग इनटू कॉन्टेक्ट शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय हिज स्टेटस, यानी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए। यानी आर्मी, अब चाइना कोई आदमी आप कांटेक्ट करो, जब बोल दिया भाई वो एनिमी है अपना, उसके साथ कांटेक्ट नहीं करना। फॉरेन कोई सॉवरेन एजेंसी है, फॉरेन के साथ आप नहीं कर सकते, ऐसा जो उसकी वजह से पाकिस्तान के साथ कर लो, नहीं कर सकते। कोई कन्विक्टेड है या कोई जेल वेल में है, इस तरीके से आदमी के साथ आप नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। तो कॉन्टेक्ट इसके साथ करते हो तो वो क्या हो जाएगा, नॉट वैलिड। चौथी बात, कंसिडरेशन। ओहो सर ये तो आया ही नहीं था, आया था ना, लॉफुल कंसिडरेशन आया था ना। कंसिडरेशन भी क्या होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन। क्विड प्रो क्यो, ये क्या है सर, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन तो होना भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने उस समय बताया था, उसको रोक दिया था आपको कंसिडरेशन बताते समय प्रॉमिस के टाइम। अब बता रहा हूँ कंसिडरेशन क्या है, मस्ट है। कंसिडरेशन क्या है, मस्ट। और वो भी कौन सा होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, यानी इलीगल कंसिडरेशन नहीं चलेगा। अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ में कंसिडर आइदर सम राइट्स, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट अकॉर्डिंग टू वन पार्टी और सम अदर फॉरबिडन डिटर्मिनेंट, लॉस या रेस्पॉन्सिबिलिटी गिवन, सफरिंग और अंडरटेकन बाय अदर। यानी एक दूसरे के आदान प्रदान के लिए कुछ होना चाहिए, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे कोई राइट्स हो, चाहे कोई इंटरेस्ट हो, चाहे कोई डिटर्मिनेशन हो कि भाई आपको ये करना है, आपको ये चीज़ मिलेगी, ये करोगे इतना हासिल करोगे, या 10 दिन तक भागोगे तो आपको हम अवार्ड देंगे, ठीक है। तो इसके बीच में, या इतना सिंग करोगे, इतना गाना गाओगे तो इंडियन आइडल से हम तुम्हें अवार्ड देंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ए एग्री टू सेल हिज बुक्स, बी फॉर 100 रुपये में बेच रहा है, बी प्रॉमिस टू पे 100 रुपीज़ इन द कंसिडरेशन ऑफ एज प्रॉमिस टू सेल, यानी एक दूसरे को कंसिडरेशन, वो क्या मैं तुझे बुक दूंगा तो 100 रुपये दे, यहाँ पे क्या हुआ, कंसिडरेशन आ गया, समझ रहे हो। यानी कंसिडरेशन होना अनिवार्य है। सर ऐसे कोई कॉन्टेक्ट होते हैं जहाँ कंसिडरेशन नहीं होता, वहाँ पे वो कॉन्टेक्ट माने जाएंगे नहीं मानेंगे, आगे पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा खाओ, पूरा मत खाओ। 4 बात समझ में आई। नंबर 1 क्या था, नंबर 1 क्या था, एग्रीमेंट होना जरूरी है। नंबर 2 कंसेंट फ्री होना चाहिए। नंबर 3 कंसिडरेशन। नंबर 3 कॉम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट। नंबर 4 कंसिडरेशन एंड नंबर 5 लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इनको 2 टुकड़े कर दिए गए, हालांकि इसमें ऑब्जेक्ट को साथ में डाल दिया गया। आप इतना समझे, कंसिडरेशन होना जरूरी है, एक बात ये क्लियर है। लॉफुल कंसिडरेशन कैसे, तो कंसिडरेशन और उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट भी आपका लॉफुल होना चाहिए, मस्ट बी लॉफुल। द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। सेक्शन 20 स्टेट द कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल, अगर नहीं होता है, इट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, अगर किसी लॉ के कारण रोका गया, और इट सच वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ if it is in fraudulent or involved injury to the person या property of another or another court regard as immoral and opposed to the public policy। यानी ऐसे सारे वो कंसिडरेशन है, सारे वो ऑब्जेक्ट जो किसी पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, किसी को हर्ट कर रहे हैं, किसी को इंजरी कर रहे हैं, ठीक है, या किसी लॉ में उनको रोका गया, मना किया गया, फिर भी कर रहे हैं, जैसे कि तस्करी करना, जैसे कि कोई चीज़ में लॉ में मना किया गया करना है, कत्ल कर दे, कोई खून कर दे, या कोई पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो किसी प्रकार का, तो वो सारे कॉन्टेक्ट क्या हो जाएंगे, आपके वैलिड कॉन्टेक्ट नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट ही क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, गलत है, या उस पर आने वाला पैसा भी क्या है, गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल, ए प्रॉमिस टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी एंड बी प्रॉमिस टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ थिंकिंग टेकन, द एग्रीमेंट इज वॉइड एंड इज सब्जेक्ट टू अनलॉफुल। कहने का मतलब ए ने बी ने क्या किया,
चोरी की ए के घर में, क्या की, ऑब्जेक्ट ही गलत था, चोरी की। ए ने बोला कि भाई मैं तुझे काम कर, तू ये जो मैं तेरे खिलाफ जो केस लगा रखा है मैंने वो केस छोड़ दूंगा, जो भी सामान लिया मेरे घर पे रख दे। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और फिर जब उसने केस छोड़ दिया, बी ने नहीं रखा, तो वो कोर्ट में गया कि साहब मेरे से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इस चोर से कि ये इसने वादा किया था केस ले ले तो मैं तुम्हारे घर पे सारा सामान जो लिया है वो रख दूंगा, और उसने नहीं निभाया, तो कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं करेगा, बोलेगा आपका ऑब्जेक्ट ही और जो कॉन्स्टिट्यूशन आपने दिया है वो टोटली क्या है, अनलॉफुल है। लास्ट वन, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ये क्या है? द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी विच द लॉ डिक्लेयर टू बी आइदर इलीगल और void. An illegal agreement is an agreement expressly or implicitly prohibited by law. Void agreement is one without effect. ये पढ़ेंगे अपन थोड़ा बाद में, ये क्या होता है void agreement, ठीक है। इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझो कि वो किसी लॉ के द्वारा क्या होना चाहिए, void घोषित नहीं होना चाहिए। जैसे थ्रेट टू कमिट मर्डर, अगर कोई मर्डर करता है या मारने की धमकी भी देता है, लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ोगे आप लॉ के अंदर, जब एलएलबी के अंदर भी है, सीएस के अंदर भी है लॉ ऑफ टॉर्ट। अगर किसी ने मुक्का मारा है असॉल्ट करने के लिए, सिर्फ डराया, तो भी वो लॉ ऑफ टॉर्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो वो सब क्या है, कानूनी तरीके से आईपीसी की धारा लगती है और वो गलत है, सिविल कोड्स भी लगते हैं। तो थ्रेट टू कमिट मर्डर और मेकिंग पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट or entering into agreement which are opposed to public policy are illegal in nature. Similarly, any agreement in the state of trade, marriage, legal proceeding are classically example of void. कहने का मतलब किसी तरीके से रोकने के लिए, ये क्या बोलते हैं, रोकने के लिए, है ना, रोकना। हिंदी थोड़ी ख़राब है मेरी, देख लेना, इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है। तो रोकना, अगर किसी एग्रीमेंट को सिंपली एग्रीमेंट करता है किसी चीज़ को रोकने के लिए, स्पेशली क्या, किसी की शादी तुड़वाना, रुकवाना, इसके लिए एग्रीमेंट करना, ये भी वॉइड है। ट्रेड रुकवाना, कोई ट्रेड कर रहा है तो भाई इसको डरा धमका के निकालना, एग्रीमेंट है हमारा, हमने एग्रीमेंट किया गुंडों से किया, तो वो भी गलत है, क्योंकि उसको क्या है, लॉ ने इसको मना कर रखा है भाई ट्रेड कोई भी कहीं पे भी कर सकता है। लीगल प्रोसीडिंग, किसी को डराना धमकाना है, लीगल प्रोसीडिंग, इसको मारने की धमकी दे रही है कि या तो केस हटा देने तो मारेंगे, तो ये सब भी चीज़ें क्या है, वॉइड एग्रीमेंट में आएगा। यानी 5 चीज़ें हमने पढ़ी, 6 चीज़ें पढ़ी। क्या, एक तो एग्रीमेंट होना जरूरी है, कंसेंट होने के साथ साथ फ्री कंसेंट होना भी जरूरी है। नंबर 3 कंसिडरेशन होना जरूरी है। नंबर 4 लॉफुल कंस्टिट्यूशन ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। नॉट एक्सप्रेसली वॉइड होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यानी ये सब चीज़ें होगी, यानी 6 चीज़ें और 5 चीज़ कॉमनली ये सारी चीज़ें होगी तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। और वो सारी एसेंशियल आइटम है एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए सेक्शन 10 के अंदर, राइट। नेक्स्ट चीज़ हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद कितना है, चलो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं, हो जाएगा ये, जहाँ तक होता है वो तो कर दे। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं, याद है अपन को, ये यहाँ पे अपन पढ़ा था। देखो एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या पढ़ा दिया मैंने, एग्रीमेंट पढ़ा दिया, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, इनके कितने कितने प्रकार के रूल्स आगे जस्ट इसके आगे वाले चैप्टर में एसेंशियली पढ़ा लिया। यहाँ पे अपने सिर्फ ये चीज़ें पढ़ी, 1 2 3 और ये चौथा पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। फिर ये रहेगी छुटकी छुटकी चीज़ें, ठीक है ना, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लगभग पहला चैप्टर पूरा हो जाएगा। चलो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को 3 बेसिस के अंदर भागा गया। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, बेसिस ऑफ वैलिडिटी, एनफोर्सिबिलिटी या वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, और ऑन द फॉर्मेशन यानी बनाने के रूप में, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस यानी परफॉर्म करने के बेसिस पे अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सारे पढ़ेंगे, बहुत ईजी है, मुंह पर याद रहेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं। सबसे पहले लेके चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी यानी एनफोर्सिबिलिटी। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैलिड होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और सारे एसेंशियल आइटम उसके अंदर क्या होती है, फुलफिल होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर आएगा वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल और अनएनफोर्सेबल। पढ़ते हैं अपन एक एक करके, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट विच बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल इन द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट कंटेन ऑल द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड। को देखने की जरूरत नहीं, इसमें पीछे पड़ा था वो सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अच्छा सर ये बार बार आया था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आया था, ये कहाँ आया था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ आया था, हाँ सर ये जगह जगह आया था, बहुत जगह आया था, कहाँ कहाँ आया था, हम क्या बताए सर, वॉइड 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 वॉइड, मैंने आपने रोका भी था, मैं ये देखो एक तो यहाँ आया, ऐसे भी कई जगह है, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो होंगे लेकिन वो वॉइड माने जाएंगे। वॉइड माने जाएंगे उनकी, यानी उनका किसी प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं वो वॉइड हो जाएंगे, यानी उनका कानूनी नज़रों में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। A contract which ceases to be enforced by law become void when it ceases to be enforceable. सर ये क्या बात कह दी, A contract which ceases to be enforceable by law become void when it ceases to be enforceable. Thus a void contract is one which cannot be enforceable by court of law. यानी ऐसा एग्रीमेंट
जिनके जो अपने एलिमेंट पढ़े थे ना अपने पीछे, वो एलिमेंट उनके है ही नहीं, यानी वो टोटली वॉइड है, यानी वो वैलिड नहीं है। सर ये क्या बात कर रहे हो आप? जो वैलिड नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे? वॉइड हो जाएंगे। वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जिनकी कानून की नज़रों में कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, मतलब इन द आइज ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ देयर वाज नल एंड वॉइड, यानी जीरो उनके सामने। कैसे देखते हैं? मिस्टर एक्स एग्रीज टू राइट अ बुक विथ पब्लिशर। पब्लिशर से बोला कि मैं किताब लिखूंगा, ठीक है। मिस्टर एक्स ने बोला मैं किताब लिखूंगा, पब्लिशर को बोला आपके लिए। कुछ दिनों बाद एक्स मर गया एक्सीडेंट में। अब भैया जो किताब लिखने वाला था वो एक्सीडेंट में मर गया। हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड ड्यू टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब जब किताब लिखने वाला मर गया तब कॉन्ट्रैक्ट का क्या करोगे? उसका बेटा बनाएगा किताब लिखेगा। अगर कोई पेंटर है, एम एफ हुसैन साहब है, वो बोलते हैं मैं आपके लिए पेंटिंग बनाऊँ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब वही मर गए तो उनका बेटा बनाएगा क्या? नहीं बना सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया। क्या हो गया? क्योंकि वो कुछ ऐसी पर्सनल कैपेबिलिटीज़ होती है जो उनमें ही होती है और लीगल हायर में नहीं होती है। अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी ओनर ऑफ फैक्ट्री फॉर द सप्लाई ऑफ 10 टन ऑफ शुगर, 10 टन शुगर हम सप्लाई करेंगे, बट बिफोर द सप्लाई इज इफेक्टेड द फायर कॉट इन द फैक्ट्री एंड एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। अब जो मेन बेसिस था, जिस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, बेसिस क्या था? बेसिस था शुगर। कहाँ पे थी वो? आपकी फैक्ट्री में थी। अब आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, फैक्ट्री में आग लग गई, अब वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा क्या? नहीं रह सकता। पैसा लिया तो वापस, अगर वॉइड हो गया जो पैसा लिया वो वापस दे दो, देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका वॉइड, अब उसको पूरा नहीं हो सकता। It may be added by way of clarification here that when the contract is void, it is not a contract at all, but for the purpose of identifying it has been called a void contract. ऐसे तो जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रहते ही नहीं है, नल एंड वॉइड। मैंने बोला जीरो हो जाती है उनकी, नलिफिकेशन हो जाता है, लेकिन कहने के लिए हम उसको कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट था और वॉइड हो गया, एक आइडेंटिटी देने के लिए सिर्फ, ठीक है ना। तीसरा क्या है? ये सब कैसे पढ़ रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। किस पढ़ रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल। एंड एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सिबल बाय लॉ, यानी लॉ के द्वारा तो एनफोर्सिबल है। यहाँ पे तो क्या था? सीज टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ, यानी लॉ में ही वो एनफोर्सिबिलिटी खत्म हो गई। जब दो पार्टी में से एक पार्टी मर गई तो अब क्या करें, ठीक है। ऐसे केसेस में वॉइड, लेकिन एनफोर्सिबल दोनों पार्टी जिंदा है, एनफोर्सिबल बाय लॉ है, लेकिन एट द टाइम ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर एंड अदर और अदर्स इन अ वॉइडेबल। कहने का मतलब मिस्टर ए है और मिस्टर वाई है। मिस्टर ए की नज़रों में तो ये क्या है? लीगल है, कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वैलिड, एसेंशियल सब है। लेकिन मिस्टर वाई इसको क्या करता है? अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है। सर अपोज क्यों करता है ये? इसको कोई दिक्कत होगी तो अपोज कर रहा है, नहीं तो क्यों कर रहा है? दिक्कत ये हो रही है, बोल रहा है भाई साहब जिस दिन एग्रीमेंट करवाया था उस दिन तो ठीक था, ठीक है। उसके 3 दिन बाद जैसे मुझे नहीं, फॉर एग्जांपल जिस दिन एग्रीमेंट करवाया आपने तो एग्रीमेंट के पेपर देख लिए, सब कुछ सही है, लेकिन भैया जब एग्रीमेंट कराया एक एलिमेंट मिसिंग था। कि कौन सा एलिमेंट? कंसेंट वाला, फ्री कंसेंट वाला। क्यों ऐसा क्या? कि भैया इसने मुझे डरा धमका के मुझे किया था। अब जिसके सर पे बंदूक रखोगे या उससे 2000 रुपये लोगे, वो आज तो कोर्ट में मतलब अभी हाथों हाथ आपके सामने बोल के जाएगा नहीं कोर्ट में जा रहा हूँ, वो घर चला गया, पैसे दे दिया, फिर घर जाके उसने केस फाइल किया, बोला कि भैया जो 2000 रुपये उसने लिए थे वो 2000 रुपये किससे लिए? मेरे से लिए डरा धमका के, अंडर कोरिशन लिए और मुझे डराया, मुझे धमकाया, मेरे थ्रेटन किया मुझे और फिर लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वो गाड़ी भेज दी मेरे स्टूडेंट को, वो आया, मैंने बाइक दे दी, वो मुंह उतार के खड़ा रहा, मैंने कहा ले जा निकले यहाँ से, तो वो लड़ाई हो गई हमारे बीच में। तो मैंने ऐसे बोल दिया, वो एक बार तो बाइक लेके चला जाएगा बेचारा, भाई 10-15 आदमी मेरी तरफ खड़े थे, तो वो बोले अब तो कोई पंगा लेने से मतलब नहीं, वो चला जाएगा। लेकिन वो कल जाके FIR दे तो कराएगा, कल जाके बोलेगा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो गलत है। फिर मैं जब कोर्ट में जाऊँगा, मैंने बोला भाई साहब इसने RC साइन की है, इसने गाड़ी मुझे बेची है, अभी नाटक कर रहा है, तब वो वहाँ पे उसको प्रूव करने का बटन उसके ऊपर रहेगा, जो क्या बोलते हैं अपीलेंट पार्टी है, उसके ऊपर प्रूव करने का बटन रहेगा कि उसको ये साबित करना पड़ेगा कि जब कॉन्टैक्ट किया था तब इन्होंने मुझसे झूठ बोला था, इन्होंने बोला था गाड़ी और मुझे दे दी बाइक। समझ रहे हो? तो ये जब अगली पार्टी ने जैसे ये बोला या मेरे खिलाफ केस लगाया, मेरे खिलाफ ऑब्जेक्शन या अपोज किया, वो कॉन्टैक्ट मेरा जो वैलिड था वो क्या बन गया? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी यानी जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके ऑप्शन पे क्या बन गया? वॉइडेबल। सेम उल्टा भी हो सकता है, मैं भी इसको वॉइडेबल कह सकता हूँ कि भाई हाँ एग्रीमेंट तो हुआ था, लेकिन मैं जब ड्रंक था तब इसने आकर मुझसे क्या साइन करवा दिया, या उस समय मुझे मिर्गी के दौरे पड़े थे और उसने उस समय साइन करवा लिया और पैसा ले लिया। समझो? प्रूव करने की गारंटी हमारे ऊपर रहेगी, यानी जो एग्रीड पार्टी उसके ऊपर रहेगी, और लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वैलिड से
वॉइड नहीं बनेगा और क्या बन जाएगा, वॉइडेबल, यानी कोर्ट में केस चलेगा और केस किसी के पक्ष में आ गया, सब कुछ सही रहा तो वैलिड बन जाएगा, और नहीं रहा तो वॉइड हो जाएगा। रिजल्ट इसका वैलिड हो सकता है या फिर वॉइड हो सकता है। दिस इन इफेक्ट मीन्स वेयर वन पार्टी इज एग्रीड टू द एग्रीमेंट इज इन पोजिशन और इलीगली एंटाइटल्ड और ऑथराइज टू अवॉइड परफॉर्मेंस इज पार्ट, द एग्रीमेंट इज ट्रीटेड एंड बिकम वॉइडेबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं और अच्छे से दे दूंगा डिफरेंस कर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल सी बात में एक एग्जाम्पल बोलूँ आपको कि मिक्का सिंह है सिंगर हमारा, मिक्का सिंह को बोला कि भाई तू आके यहाँ पे गाना गाएगा। कहाँ पे गाएगा, जैसे रांची में कोई फंक्शन है, बोले रांची में तू यहाँ आके स्टेज शो करेगा। लेकिन मिक्का सिंह ने क्या किया, पैसे तो ले लिया, पेमेंट तो ले लिया, और यहाँ पे गाना आया नहीं, एग्रीमेंट साइन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट, अब जैसे हुआ, ये जो प्रमोटर थे जिसने इसको पैसा दिया, वो प्रमोटर जाएंगे किसके पास, कोर्ट में जाएंगे और बोलेंगे ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल है, क्योंकि इसने जो गाना गाना था, परफॉर्मेंस करना था, वो परफॉर्मेंस नहीं की, राइट। सच अ राइट might arise from the fact that contract may have been brought about by one of the parties by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, and hence the other parties has the right to treat as voidable। अगर इन किसी कारणों से भी होता है, मैंने बताया था तुम्हें, क्यों कंसेंट फ्री नहीं था, खाली ये बात नहीं है कंसेंट फ्री नहीं, कंपिटेंट नहीं था साहब, जब मेरे कॉन्ट्रैक्ट में 18 साल से नीचे था, अब बोल आज रहा हूँ मैं 6 महीने के बाद। ऐसे लिमिटेशन एक्ट बना हुआ अपना, एक लिमिटेशन एक्ट के अंदर, लिमिटेशन एक्ट है जो आपको भी पढ़ने की नहीं, CS वाले पढ़ेंगे। लिमिटेशन एक्ट के अंदर ये डाला हुआ है कि एक किसी भी कोई भी चीज़ होती है, जैसे कोई भी इवेंट होता है, उस इवेंट पे केस करने का एक टाइम, निर्धारित टाइम है, हर अलग अलग टाइम है, कि उस समय तक आपने कोर्स 6 साल तक, 3 साल तक, 6 महीने तक केस कर लिया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। एट दिस जंक्चर इट विल बी डिजायरेबल टू नो द डिस्टिंग बिटवीन वॉइड और, अब देखो वॉइड और वॉइडेबल लगभग सेम लग रहे हैं। सर आपने बोला था कि कंसेंट नहीं था तो वो वॉइड बन गया, जैसे फ्री कंसेंट नहीं था तो वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, डरा धमका किया, वॉइड बन गया। नहीं, अगर डरा धमका किया और बाद में पता चला, मतलब बाद में उसने अपोज किया, तो वो वॉइडेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ना कि वॉइड रहेगा। वॉइड कब होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब उसका जो एसेंशियल आइटम के साथ, जैसे 2 पार्टी है, एक पार्टी रही नहीं है, तो मिक्का सिंह है, गॉड से मिक्का सिंह का नहीं कहता मैं, किसी और की बात कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इरफान खान की बात कर लेता हूँ, बेस्ट एक्टर। तो इरफान खान का क्या हुआ, डेथ हो गई, जब पिक्चर बन रही थी उनका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन एट ए सडन टाइम अब उनकी डेथ हो गई, तब कॉन्ट्रैक्ट जब करने लायक ही नहीं रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड। इसमें किसी ने धोखा नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, पर कॉन्ट्रैक्ट अब उसका बेस ही नहीं रहा है, राइट। या फिर कोई सिंगर है, उसकी आवाज़ चली गई, अब उसे क्या गाना, वो तबला बजा सकता है, गाना तो ना गा सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। लेकिन वॉइडेबल कब होता है, जब किसी तरीके से आपका कंसेंट फ्री नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, आप कॉम्पिटेंट नहीं थे उस समय जब करवाया, ऐसे कोई ऑब्जेक्शन उठता है अगली पार्टी, तब क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, वैलिड से बन जाता है वॉइडेबल। वॉइडेबल एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे वो पड़ा रहता है, जब कोर्ट केस आता है या तो वो बनेगा वैलिड या बनेगा वॉइड। वॉइड कहने का मतलब होता है नल, खत्म केस, कि भाई ऐसा कोई केस तुम्हारे को कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे बीच में हुआ ही नहीं था। डिफरेंस देख लेते हैं वॉइड और वॉइडेबल के बीच में, ये देख लेते हैं ना, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट सीज टू बी एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ बिकम वॉइड व्हेन इट सीज टू बी एनफोर्सिबल। समझना मेरी बात, यहाँ पे क्या है, एग्रीमेंट विच एनफोर्सिबल बाय लॉ, लॉ से तो एनफोर्सिबल है, लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, अगली पार्टी बट नॉट द अदर पार्टी। अदर पार्टी बोलती है भैया मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ ये हुआ, चिल्लाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। यहाँ पे क्या होता है, एनफोर्सिबिलिटी ही नहीं है लॉ की, देयर इज़ नो एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। नो एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ कि कानून में, कानून की जो भी जैसे लीगल ऑब्लिगेशन होता है, अब पेपर ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, ये बोलो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब जो पेपर था जिस पे एग्रीमेंट हुआ था वो पेपर गायब हो गया, यानी चल गया, है ही नहीं। अब जब आपके पास बेसिस ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, वॉइडेबल रहेगा, क्या रहेगा, वो हो जाएगा वॉइड, ठीक है। कॉजेज क्या होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड ड्यू टू चेंज इन द लॉ और चेंज इन द सर्कमस्टेंस बियॉन्ड द कॉम्पिटिटिव ऑफ द पार्टीज, है कंटेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज, एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ, जब किसी अगली पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल बिहार की बात करता हूँ, मिस्टर ए ने एक ट्रक मंगवाया, किसका, वाइन का, दारू का मंगवाया, कहाँ से, राजस्थान से, फार फ्रॉम राजस्थान मंगवाया, मंगवा के क्या बोला, बिहार में सेल करूँगा। जैसे बिहार के बॉर्डर में अटका, अगले दिन से खबर आई कि बिहार में दारू क्या हो गई, बैंड हो गई। अब बताओ, अब बेचारा क्या करे,
क्योंकि लॉ चेंज हो गया लॉ उसका, क्योंकि लॉ में चेंज होने के कारण उसका कॉन्ट्रैक्ट अब क्या हो गया, दोनों की औकात या दोनों की पहुंच से, रेंज से क्या हो गया, बाहर हो गया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और वो दारू की पेटी जो लाया वो वापस ले जाए, या फिर उसका पैसा देकर पता नहीं 2 नंबर में बेचा, देख लेना। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब एक सब कुछ सही है, एनफोर्समेंट लॉ कुछ तकलीफ नहीं है, तकलीफ है अगली पार्टी को, वो बोलता है मेरा कंसेंट फ्री नहीं था जब मैंने कॉन्टैक्ट किया। ठीक है, तो ये कॉजेज है जिस कारण ये होता है, और ये कुछ कॉजेज है जिस कारण वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पैदा होता है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर ही नहीं सकते, जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या होता है, इफ द एग्रीड पार्टी डज नॉट विद इन द रीजनेबल टाइम एक्सरसाइज इज राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, एनी पार्टी कैन स्यू द ऑर्डर फॉर क्लेमिंग परफॉर्मेंस। यानी मिका सिंह से कॉन्टैक्ट किया, अपना एग्जाम्पल, बोला भाई 10 तारीख को आके गाना गाना है, ठीक है, सब कुछ सही था। 9-10 तारीख को सुबह ऊपर उठ के सुबह वो करता है, भाई मैं ये कॉन्टैक्ट नहीं मानता। कि क्यों नहीं मानता, कि भैया यार 9 को रात को फ़ोन करता है, भाई मैं आपका फ़ोन नहीं करूँगा, कारण ये कि आपने मुझे पैसे जो दिए है ये कॉन्टैक्ट कम था और इतना नहीं था, और मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे डरा धमका के आपने हराया, मैं नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कर सकता। ये प्रमोटर्स कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से ऑर्डर लाएंगे, मिका सिंह को वहाँ के कहना ही पड़ेगा, चाहे वो कॉन्टैक्ट वॉइडेबल हो, बाद में केस लड़ते रहना, देखते रहना। कारण एक रीजनेबल टाइम होता है, उस समय तक अगर आपने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई रीजनेबल टाइम तक, आप एंड टाइम पर इस चीज़ को नहीं उठा सकते। देखो, विद इन द रीजनेबल टाइम डिसाइड बाय कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट, एक्सरसाइज इज राइट टू अवॉइड द कॉन्टैक्ट, एनी पार्टी, और दूसरी पार्टी उसको स्यू कर सकती है कि चल कॉन्टैक्ट तो अवॉइडेबल है, कोई बात नहीं, परफॉर्मेंस का मेरा नुकसान हुआ, उसका पैसा तो मुझे दो, राइट। ये वॉइड और वॉइड में तो ऐसा है ही नहीं, सिस्टम परफॉर्म ही नहीं हो सकता, वॉइड हो गया कॉन्टैक्ट। वॉइड में परफॉर्म हो सकता है, लेकिन अब एंड टाइम पर आप बोलोगे तो काम नहीं होगा, राइट। क्या क्या राइट है, वॉइड कॉन्टैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी राइट टू एनी पार्टी। जब कॉन्टैक्ट ही वॉइड हो गया, उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो दोनों पार्टी को राइट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे होता है हुज कंसेंट नॉट फ्री, जिसके कंसेंट फ्री नहीं हुआ था, जो अग्रीव्ड पार्टी है, जो परेशान पार्टी है, उसके पास राइट है कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सके, या जो भी अपना वो ले सके, क्या बोलते हैं उसको, कंपेंसेशन। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे थे, वापस याद दिलाते, तो भूल जाते हो ना तुम लोग, इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड पढ़ लिया, वॉइडेबल पढ़ लिया, इन दोनों का डिफरेंस पढ़ लिया। अब इलीगल एग्रीमेंट पढ़ते हैं, आया था कहीं, हाँ सर, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन था इलीगल, वहाँ पे आया था, ठीक है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू मेड। अब ये बोलता है यहाँ पे कानून ही मना कर रहा है कि भैया मत करो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, फिर भी आप किए जा रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो जाएंगे, आपके इलीगल हो जाएंगे। तो कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो खुद वो कॉन्टैक्ट भी नहीं करेगा, उसके रिलेटेड दूसरे कॉन्टैक्ट है वो भी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 नंबर का दारू बेच रहा हूँ बिहार में, और मैं रेंट एग्रीमेंट कर रखा है उस दुकान से, और मैं यहाँ पे केस लगा दिया किसी आदमी पर के बोले यार जब बैंड या दारू बेच क्यों रहा है, तो कह सर चलो ये तो छोड़ो, वो रेंट एग्रीमेंट तुम्हारा सही है ना, वो पैसा दे नहीं रहा है हमारे पास, जो दारू की दुकान चला रहा था वो पैसा नहीं दे रहा। तो भैया इलीगल के कॉन्टैक्ट के साथ वाले जितने भी कनेक्टेड कॉन्टैक्ट है उसको भी कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी और बोल देगी ये सारे कॉन्टैक्ट क्या है, इलीगल है, आपको दुकान देनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, और अब ये एक और मस्त बात, अच्छी बात ये है, देखिएगा थोड़ा सा इसको हटा देते हैं ऐसे, अच्छी बात है समझने लायक। ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड, सारे इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। अच्छी बात है, ये भी इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन पूछा था। बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट नेसेसरीली इलीगल। अब सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं हो सकते। वॉइड तो आपको कारण बताया ना भाई, ये मर गया, अब ये इलीगल तो ना है, बेचारा मर गया, लीगलिटी से कैसे मरता है, समझ लो। तो ये लाइन है, ऑल इलीगल, सारे इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, वॉइडेबल नहीं हो सकते। जब इलीगली है उसको खत्म करो, नल एंड वॉइड। ठीक है, एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट, दिस इज इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसीज आर इलीगल इन नेचर। इलीगल होती है भाई, इमोरल है, आपका मॉरल सही नहीं है, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ कोई काम कर रहे हो। सिमिलरली इफ आर एग्रीज टू विथ एस टू परचेज ब्राउन शुगर, ये लो मर गया, ब्राउन शुगर खरीदने की बात करें, मैं दारू ही कर रहा था, इट इज़ एन इलीगल एग्रीमेंट। समझ रहे मेरी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो, ये क्या बोलता है, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ वॉइड। जो लॉ से एनफोर्सेबल नहीं होता वो एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड। द एक्ट हैज स्पेसिफाइड वेरियस फैक्टर ड्यू टू विच एन एग्रीमेंट मे बी कंसिडर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट। एक्ट ने बोला ऐसे कई सारे फैक्टर्स भी है जिसके कारण एग्रीमेंट वॉइड ऑटोमेटिक माना जाएगा। वन ऑफ दिस फैक्टर इज अनलॉफुलनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, पढ़ा अपन ने, एंड कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। अनलॉफुल हुई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। इलीगलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच मेक इट वॉइड।
अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, किसके, इलीगल और वॉइड एग्रीमेंट के बीच में। चलो, वॉइड एग्रीमेंट क्या है, इट नॉट नेसेसरी इलीगल, जरूरी नहीं हर एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट इलीगल हो, लेकिन ये हमेशा क्या होगा, वॉइड होगा। नेचर, नॉट फॉरबिडन बाय लॉ के अंदर फॉरबिडन नहीं किया हुआ, लेकिन फॉरबिडन अंडर लॉ। इलीगल एग्रीमेंट लॉ नहीं मना करेगा, इसमें लॉ में तो कुछ नहीं बोल रखा। पनिशमेंट, पार्टीज आर नॉट लाइबल टू पनिशमेंट, इसमें वॉइड हो गया पनिशमेंट नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, लाइबल फॉर द पनिशमेंट। कोलेटरल एग्रीमेंट, यानी इसके साथ वाले, ये वॉइड हो गया, इसके साथ वाले वॉइड होंगे क्या, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी होंगे, इट मे बी वैलिड ऑल्सो, बट इसके साथ वाले सारे क्या हो जाएंगे। और पांचवा सबसे लास्ट है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर ये क्या है अनएनफोर्सेबल, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट्स एब्सेंट, मैंने क्या बोला, लिखा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया, कुछ लिखा ही नहीं है, लिखा हुआ गायब हो गया, या बैड बाय लिमिटेशन, बैड बाय लिमिटेशन में बताया था कि 6 महीने के अंदर अंदर केस करना है, नहीं किया तो बैड बाय लिमिटेशन हो जाएगा, अब आप उसको केस नहीं कर सकते हो, और ना वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड रहेगा। जैसे चेक में होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर होता है, चेक 3 महीने तक ही क्या रहता है, वैलिड रहता है, 3 महीने के बाद अगर आप करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका अनएनफोर्सेबल इन द आइज ऑफ कोर्ट हो जाएगा। वन और बोथ द पार्टीज कैन नॉट स्यू अपॉन इट, इट डिस्क्राइब्ड एज अनएनफोर्सेबल। ठीक है, तो 5 प्रकार के हमारे लॉ हो गए, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी और वैलिडिटी। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, और चौथा क्या था, परफॉर्मेंस। ठीक है, ध्यान रखना, फॉर्मेशन के बेसिस, ये तो हुआ वैलिडिटी कि कब तक वैलिड रहेगा, कौन सा कितना वैलिड रहेगा, वॉइड तो पहले से 0 हो जाएगा, वॉइडेबल उस समय तक चलेगा, वैलिड तो मुझे सही है, एनफोर्सिबिलिटी बाद में कुछ ऐसा इवेंट हो जाए कि एनफोर्सिबल नहीं हो, अनएनफोर्सिबल हो जाए। अब फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, किस किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट हम फॉर्मेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। नंबर 1, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट यानी ए टेल टू बी ऑन टेलीफोन दैट ही ऑफर टू सेल हिज हाउस फॉर 2 lakhs एंड बी इज रिप्लाई इन्फॉर्म्स ए दैट ही एक्सेप्ट द ऑफर, दिस इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। फ़ोन पे बात कर ली कि भैया लिखना है, भाई हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ए वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ इट कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज टर्म्स एज एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स, वर्ड से हो सकता है या रिटन। आजकल वर्ड्स की वैलिडिटी इसलिए रही है क्योंकि आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्डिंग भी जो है ना लीगल, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं इसको, जो एविडेंस एक्ट है अपना, ठीक है, 2005 एविडेंस एक्ट के अंदर भी डाल दिया गया है कि जो ये डिजिटल एविडेंस है वो भी मान्य होंगे कोर्ट की नज़रों में। ठीक है, सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट प्रोवाइडेड इफ द प्रपोजल एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड बाय वर्ड, द प्रॉमिस हैड टू बी एक्सप्रेस कर लिया कि भैया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला उसको, दुकान में गया कहीं, दुकान में जाके मैंने बोला भैया ये आइटम उठाई, और मैंने बोला ये कितने की है, मुझे खरीदनी है। उसने बोला है भैया 2000 रुपये की, मैंने 2000 रुपये दे खरीद लिया। हमारे क्या रिटर्न हुआ क्या डॉक्यूमेंट, नहीं हुआ, बट इट इज़ ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन विच इज़ कॉल्ड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। हमने एक्सप्रेस कर लिया भाई मुझे लेनी है, तो कितने में दे रहा है, उसने दे दी और बात हो गई, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपस में। ठीक है, नंबर 1 सेल बोला था, ये कॉन्ट्रैक्ट बताओ एक्सप्रेस करो, फिर लीगलिटी तो देनी पड़ेगी उसमें अगर इसको एनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट बनाना था। ठीक है, दूसरी, ये छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट की बात करो, इस प्रकार के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मार्केट में, राइट। दूसरे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड यानी बोलने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, इम्प्लाइड सी बात है, ये तो है ही है, कॉन्ट्रैक्ट ही है ना, इसमें क्या बार बार बोलने की लिखने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आर कॉन्ट्रैक्ट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट तब एग्जिस्टेंस में आते हैं जब कोई इम्प्लीकेशन है, यानी आपके द्वारा कोई चीज़ की गई हो तब वो आएगा। जैसे मोस्ट ऑफन द इम्प्लीकेशन इज़ बाय लॉ और बाय एक्शन, ये बाय लॉ भी हो सकता है और बाय एक्शन भी हो सकता है, यानी कानून की वजह से। फॉर एग्जांपल माइनर चाइल्ड है, उसकी देख रेख के लिए भाई जो ये फॉर एग्जांपल शादी में जो डिवोर्स होते हैं ना मामले, इसमें फिर बच्चे की कस्टडी के लिए माँ को दिया जाता है, फादर को दिया जाता है, तो अब उसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि आप इसकी कस्टडी करोगे, या फॉर वाइफ को एक मेंटेनेंस खर्चा देना है, तो ये आपका क्या होगा, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि बाय लॉ से आपको इम्प्लीकेशन लगे, आपको ही खर्चा देना और कौन देगा। नंबर 1 वो आपको पूरा करना ही है। नंबर 2 बाय एक्शन भी आप कोई चीज़ इम्प्लाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल दूंगा इसका बहुत अच्छा सा, देखो ये देखिएगा फिर मैं बताता हूँ। वेयर कूली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप लगेज ऑफ ए to be carried out at the railway station without being asked by A, and A allow him to do so, it is an implied contract and A must pay the service for the coolie churn. For example, A कूली आया, रेलवे में आपका बैग पड़ा था, आया और कूली की ड्रेस में आया, पूरा आया और उठाया, चले क्या भैया, आपने बोला चलो। अब जब आपने उसको बोल दिया चलो और उसने एक्शन कर लिया भाई चले क्या,
तो अब आप उसके साथ एक कॉन्टैक्ट में आ गए, इम्प्लाइड कॉन्टैक्ट के अंदर। आप उसको अब सर्विस उसने आपको दे चुका है, आपका सामान पहुंचा चुका है और उसको उसके बदले में आपको पैसा देना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते मैंने तो नहीं कहा था, क्यों आया था सामान उठाने, किसने तुझे न्योता दिया था, क्यों आया था भाई, मैं तो नहीं देता पैसे, ऐसा नहीं कह सकते। आपका कॉन्टैक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छी 2 चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑटो है, जैसे सिटी बस होती है ना, जो अपनी सिटी बस आई, जो ट्रांसपोर्टेशन लोकल ट्रांसपोर्टेशन होता है, आया रुका, आप चढ़ गए अंदर, आप चढ़े, अपनी डेस्टिनेशन पर उतरने लगे। कंडक्टर ने बोला भाई कहीं पैसे, कहाँ जा रहे हो? तो आपने बोला क्या मैंने तो ना कहा था रोकने का, मैं तो जहाँ खड़ा था तूने बस वहाँ रोकी, सामने दिखी, मैं तो चढ़ गया, मैं तो रोड पर चल रहा था, तेरी बस बीच में आई, मैं तो इसमें चढ़ गया, अब मेरे को उतरना है, मैं उतर रहा हूँ। तूने बोला था क्या इसमें चढ़ने का पैसा लगेगा? ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने एक्शन किया, अंदर चढ़ गए, मतलब आपने क्या किया, एक्शन स्टार्ट कर दिया। जैसे हाथ दे दिया आपने ऑटो वालों को, वो रुक गया, आप चल बैठ गया, बोला कहाँ चलना है भैया, कि जहाँ तू जाए वहाँ तक जा, ऐसा नहीं कर सकते। आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और जब उसके अंदर आपने एक्शन से आ गए तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मानना पड़ेगा, इम्प्लीकेशन हो गया, राइट? समझो मेरी बात? तो ये ऐसा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कैसे एग्जाम्पल है, जैसे अपन जो मोस्टली मैं इसको फील करता हूँ, मैंने गाड़ी रोकी, ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रुकी, और काफ़ी सारे जैसे वो आते हैं ना ट्रैफिक सिग्नल पे जो लोग खड़े रहते हैं, वो गाड़ी साफ़ करते हैं, कोई कांच साफ़ करता है, कोई चीज़ करता है, कोई चीज़ आपको बेचता है। जब वो गाड़ी साफ़ करता है आपका कांच, अगर आपने उसको रोका है फिर भी आप वो ज़बरदस्ती कर रहा है तो इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। लेकिन अगर वो गाड़ी साफ़ कर रहा है, आपकी गाड़ी कांच साफ़ कर रहा है, धो रहा है, और आप कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ एंजॉय कर रहे हो उस पल को, तो यू हैव टू पे फॉर दिस सर्विसेज। उस सर्विस के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। ये है, हालांकि वो जानते नहीं है, वो करते हैं लोग, वहाँ पे इतना टाइम होता नहीं ट्रैफिक सिग्नल, लेकिन ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसको बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान रखिएगा। इसी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक आता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ गया है छोटी छोटी चीज़ों में। द वर्ड टैसिट मीन्स साइलेंट, क्या है? चुप, साइलेंट, कुछ नहीं बोलोगे तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाओगे। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट आर दोज दैट आर इन्फर्ड थ्रू द कंडक्ट ऑफ पार्टी विदाउट वर्ड स्पोकन और रिटन। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप फिर भी किसी के साथ कॉन्टैक्ट में आ सकते हो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, इट इज नॉट सेपरेट। A classic example of tacit contract will be when cash is withdrawn by the consumer of bank from the ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATM से। मैं ATM में गया, मैंने 10,000 रुपये निकाले, मैं बैंक में गया, मैंने बोला यार मेरे खाते में कितने पड़े? क्या यार 50,000 पड़े। मैंने कहा 60 पड़े थे ना, कि 10 आपने ATM से निकाले ना। तो मैंने कहा वो मैंने तो उस मशीन से निकाले ना, वो मशीन आपकी है नहीं है, मैंने बोला था कि आपको देने का पैसा। अगर बैंक में आकर बोलूँ तो दो ना, ऐसे जगह जगह पे मेरा पैसा थोड़ा ना रुकोगे, हर चौराहे पर रख दोगे पैसा, ऐसा नहीं कर सकते। उसको बोलते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने उससे निकाला तो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट से, और वो पैसा आपको दे रहा है, कोई बोलने की लिखने की जरूरत नहीं है, आपका कॉन्टैक्ट बाय एक्शन ही हो गया। ये भी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक भाग है, लेकिन इसको अलग से बोला जाता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। अनदर एग्जाम्पल ऑफ टैसिट, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज assumed to have entered with a sale is given effect at the fall of hammer in the auction sale। जैसे ऑक्शन सेल में बोलते हैं ना 1 2 3, 1001, 1002, 1003 सेल हो गया, जैसे हैमर गिर गया, यू आर इम्प्लाइडली अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। इट इज़ नॉट अ सेपरेट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट फॉल्स इन द स्कोप ऑफ इम्प्लाइड, यानी ये टैसिट है। टैसिट के 2 एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक फॉल ऑफ हैमर, ऐसे याद रखना है आपको, नाम से है, लॉ है, लंबे समय तक लेके जाना है, बहुत लंबा पढ़ना है इसके अंदर, फॉल ऑफ हैमर, और दूसरा क्या? ATM। ये याद रहेंगे आपको, ठीक है ना, हमेशा। चलो आगे चलते हैं। यानी फॉर्मेशन के बेसिस पे सर हमने एक पढ़ा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा पढ़ा सर ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। सर ये क्या है? इट्स नॉट एन एक्चुअल, असली में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है एक्चुअल, बट इट्स रिसेंबल कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ऑटोमेटिक। कैसे सर? सर ये क्या जादू है क्या सर? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता और कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। पहले तो आपने पढ़ा था एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सबिलिटी होना चाहिए, अब बोलते हो कि ऐसे बन जाता है आपस में। कई ऐसी जगह है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सबिलिटी के साथ ही बन जाता है। इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेज। लॉ के द्वारा सर्कमस्टांसेज में आपके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे कि देखिएगा, द लॉ क्रिएट एंड एनफोर्स लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन व्हेन नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट, सच ऑब्लिगेशन आर नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। कहना मतलब लॉ, कानून आपके साथ कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस और राइट्स और ड्यूटीज आपकी लगा देता है, ऑब्लिगेशन, चाहे आप नहीं चाहते हुए भी आप उसके अंदर आपको आना पड़ता है। सर ऐसा कौन सा ज़बरदस्ती मेरे साथ की जाती है, बताएंगे ज़रा? बिल्कुल बताता हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन, नो इंटेंशन अ पार्ट ऑफ देयर आइदर पार्टी टू मेक कॉन्ट्रैक्ट बट लॉ इम्पोज कॉन्ट्रैक्ट अपन। आप दोनों का इंटेंशन नहीं होता हम आपस में कॉन्ट्रैक्ट में आए, लेकिन लॉ के कारण, कानून के कारण एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है और आपको काम करना ही पड़ता है। सर ये जादू बताइएगा, ये एग्जाम्पल बताइएगा? बिल्कुल। Obligation of finder of lost goods to return them to the true owner or liability of a person to whom the money is paid under mistake to rebate it back cannot be said to be arise out of contract, even it is removed sense as in neither offer and acceptance or these are said to be। कहने का मतलब
मेरा कोई पर्स है, मेरा कहीं गिर गया पर्स, और आप लोगों में से किसी को पर्स मिल गया और आपने पहचान लिया कि भाई ये पर्स मेरा है, जब आपको ज्ञात हो गया, भाई पता हो गया पर्स मेरा है, तो अब आप एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ हो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में कि मेरे पर्स को आपको मुझे लौटाना है या एक अच्छी जगह पे पहुंचाना है जहाँ से ये पर्स मुझे लौट सके और मेरे अंदर जो भी सामान है वो वैसे के वैसे रहना चाहिए। इसको बोलते हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कोई लॉस्ट चीज़ अगर वापस मिल जाए तो किसी को मिल जाए तो उसको वापस उसको लौटानी है जिसकी है, और जब चाहे नहीं चाहते हुए भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आगे नहीं लौटाओगे तो कल उठ के केस हो सकता है, मैं केस कर सकता हूँ, मेरी लॉस्ट चीज़ हो गई और आपको मिल गई और आपने रख ली तो आपके ऊपर केस हो सकता है कि आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है, आपको पैसा उसको देना था या वो पर्स उसको लौटाना था। इसको बोलते हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो लॉस्ट ऑफ पर्स, ध्यान रखिएगा, है ना। समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा साफ लिख दे भी सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लॉस्ट ऑफ पर्स, ठीक है, या लॉस्ट ऑफ गुड्स भी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। लॉस्ट ऑफ पर्स ये सही है ज़्यादा, ठीक है। फॉर्मेशन पर अब चौथा है ई कॉन्टैक्ट। ई कॉन्टैक्ट व्हेन कॉन्टैक्ट इज एंटर्ड इनटू बाय टू और मोर पार्टी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। जब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से आप एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करते हो उसको ई कॉन्टैक्ट कहा जाता है। सच ईमेल्स इज नोन एज ई कॉमर्स कॉन्टैक्ट। आपने मेल से एक दूसरे को, जैसे आजकल तो सब ई कॉन्टैक्ट हो रहा है कि जब ऑफर लेटर भी आता है, किसी कंपनी के ज्वाइनिंग लेटर भी आता है तो ईमेल पे आता है, उसकी कॉपी आपको रखनी पड़ती है, आपको वापस एक्सेप्टेंस भी ईमेल से करोगे तो भी एक्सेप्टेड माना जाएगा। नेटवर्क लिंक टू ईच अदर फॉर ED1 इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, दिस हेल्प इन डूइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो बिजनेस है आजकल इलेक्ट्रॉनिक मोड से होता है, और इट बिकम EDI कॉन्टैक्ट, साइबर कॉन्टैक्ट और माउस क्लिक कॉन्टैक्ट। क्या भाई तेरे को क्या चाहिए? दीज आर नोन एज EDI कॉन्टैक्ट, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज कॉन्टैक्ट, और साइबर कॉन्टैक्ट और माउस क्लिक कॉन्टैक्ट। यानी आप सीधा याद रखो ई कॉन्टैक्ट होता है, नॉर्मल सी चीज़ है, आज की तारीख में सारे कॉन्टैक्ट ई कॉन्टैक्ट ही होते हैं, राइट। अब द लास्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्टैक्ट, यानी परफॉर्मेंस के बेसिस पे कॉन्टैक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं। नंबर वन एग्जीक्यूटेड कॉन्टैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्टैक्ट मीन्स द कंसिडरेशन इज एन in a given context should be an act or forbearance. When an act is done or executed or the forbearance is brought on the record, then the contract is executed contract. For example, when a grocer sells a sugar on cash payment, it is executed contract because both the parties have done what they have to do. Executed contract नाम से पता चल रहा है यानी दोनों पार्टी क्या कर ले, दोनों पार्टी क्या करते, अपने हिस्से का काम करते। अपने हिस्से का यानी जैसे कि डन देयर वर्क। एग्जीक्यूटेड यानी पूरा काम हो चुका है। यानी मैं एक दुकानदार के पास गया किराना के, मैंने बोला 100 रुपये लो शक्कर दो मुझे, या 200 रुपये लो शक्कर की बोरी दो, या बोरी इन द सेंस कोई जी 5-10 किलो का। तो मैंने उसको 200 रुपये दिए और उसने शक्कर की बोरी दी। मैंने भी अपना कॉन्टैक्ट पूरा कर लिया, पैसा दे दिया, उसने भी अपना दिया। ये कॉन्टैक्ट हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूटेड। यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से बोला लैंड पर बिल्डिंग बनानी, हमारा कॉन्टैक्ट हुआ, मैंने पैसा दे दिया, लैंड दे दी, उसने बिल्डिंग बना दे दी, सेल हो गई, हमारा कॉन्टैक्ट पूरा हो गया। इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड। परफॉर्मेंस दोनों की तरफ से परफॉर्मेंस, जब दोनों पार्टी का परफॉर्मेंस पूरा हो जाए उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्टैक्ट। दूसरा होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्टैक्ट। व्हेन, यहाँ एग्जांपल देखिएगा इसका एक बार, व्हेन G एग्रीज टू टेक ट्यूशन ऑफ H, a pre-engineering student, from the next month, and H is in consideration promised to pay G 1000 per month, the contract is executory but it is only। यानी फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्यूशन्स में होता है, आप पहले जाओगे स्कूल्स में जाओगे, आपने फ़ीस दे दी, अब साल कॉलेज में जाओगे, आपने फ़ीस दे दी और पढ़ाना भी पूरे साल का बाकी है, लेकिन आपने अपनी तरफ से पार्ट पूरा कर दिया, पैसा दे दिया, फ्री हो गए कोचिंग इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में। यानी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका। एक पार्टी जब अपना परफॉर्मेंस पूरा कर देती है, दूसरे पार्टी का बाकी रहता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। या फिर ट्यूशन पढ़ा लिया और आपका पैसा देना बाकी है, ये भी एग्जीक्यूटरी है, उसने अपना परफॉर्मेंस पूरा कर लिया, आपका बाकी है। इसमें 2 प्रकार के होते हैं एग्जीक्यूटरी, ठीक है। यानी समझोगे एग्जीक्यूटरी मतलब किसी भी एक पार्टी का काम बाकी है, राइट, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। जब दोनों पार्टी का काम हो जाए तो एग्जीक्यूटेड, किसी एक पार्टी का बाकी है तो एग्जीक्यूटरी। ये एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट 2 प्रकार के होते हैं, देखिएगा। सबसे पहले ये होते हैं यूनिलैटरल और बायलैटरल। आर द काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट सेपरेट काइंड। नंबर 1 यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, इसी का 2 पार्ट है, यूनिलैटरल और बायलैटरल, ठीक है। यूनिलैटरल क्या बोलता है, इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी हैज परफॉर्म इज ड्यूटी और ऑब्लिगेशन एंड अदर पार्टीज ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग। जो भी मैंने एग्जांपल दिया देखिएगा, एम एडवर्टाइज पेमेंट ऑफ
award of 5,000 to award, sorry, award नहीं, award है ये, 5,000 to anyone who find him missing boy and bring him. As soon as B trace the boy, there come into existence an executed contract because B perform his share of obligation and remain M for pay the amount of reward to B. This type of executed contract is unilateral. यानी एक आदमी अपनी तरफ से काम करते हैं, यानी कोई एक पार्टी, ऐसे लिख सकता हूँ, देख लेना, अपना काम करते, ठीक है ना। वो मैसेज टाइपिंग वो है ना फेसबुक वाला, वैसे लिखूंगा मैं, चलेगा ना? नहीं चलेगा चला लेना, ठीक है। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब दूसरा है इसी के अंदर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब ही एक पार्ट से काम बाकी है, तो यूनिलेटरल यानी एक तरफ से, यूनिलेटरल बायलेटरल यानी दोनों पार्ट से काम बाकी है। इज वन वेयर द ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस आउटस्टैंडिंग बोथ द पार्टीज, दोनों तरफ से बाकी है। ए प्रॉमिस टू सेल हिज प्लॉट बी फॉर 1 लाख, उसने बोला 1 लाख रुपये कैश डाउन दे, तो भेज दूंगा प्रॉपर्टी में प्लॉट अपना, बट बी पेज ओनली 25,000। बी ने 25,000 तो भेजे दिए काई के, बोलते हैं ना साई देनी, अर्नेस्ट मनी, एंड प्रॉमिस टू द बैलेंस इन द नेक्स्ट संडे। अब दोनों तरफ से काम बाकी है, उसने भी पूरा 1 लाख रुपया दिया नहीं, इसने भी प्लॉट अभी तक दिया नहीं। ऑन द अदर हैंड ए गिव्स द पोजेशन ऑफ प्लॉट टू बी, ए ने बी को पोजेशन प्लॉट दिया, एंड प्रॉमिस टू एग्जीक्यूट अ सेल डीड ऑन द रिसिप्ट ऑफ द होल अमाउंट। पोजेशन तो दे दिया, इसने बोला भाई रजिस्ट्री में तब कराऊंगा जब तू पूरा अमाउंट फुल पेमेंट देगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है लेकिन अभी बायलेटरल यानी दोनों तरफ से पूरा होना बाकी है, इसको बोलते हैं बायलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, राइट। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। यानी भैया कुल मिलाकर बात ये है कि आपका एलिमेंट्स मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया, एग्रीमेंट और अनफॉर्सेबिलिटी पढ़ा दिया, एसेंशियल पढ़ा दिया, टाइप्स ऑफ पढ़ा दिया। अब ऑफर और प्रपोजल बाकी है, एक्सेप्टेंस सॉरी। तो आप देख सकते हो ये रहा आपका। ईजी है कि नहीं? इससे पढ़ना कितना ईजी है, लोग ऐसे मॉड्यूल से डरते हैं, कितना ईजी और कितना अच्छा एक्यूरेट ढंग से बनाया हुआ है। नोट वोट पे विश्वास मत रखो, अपने पास जो है वो फाइनल है। प्रपोजल ऑफर पढ़ेंगे अपन, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, और मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। ये पार्ट 2 पार्ट में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, एक पार्ट आज कर लिया, एक पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊँगा। पहले बता दूँ आपको, प्रपोजल और ऑफर इसको पढ़ेंगे अपन, राइट, क्या किस तरह के ऑफर होते हैं, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस किस प्रकार के होते हैं, राइट, व्हाट इज़ इन्विटेशन टू ऑफर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। फिर एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे हम इसका, राइट, और कुछ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस किस प्रकार के हो सकते हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, वापस वो चीज़ें, रिवोकेशन ऑफ ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, रिवोकेशन यानी अगर कोई करना चाहे और फिर रोक दे इस चीज़ को तो वो कैसे होगा वो भी पढ़ेंगे। इसी के साथ चैप्टर पूरा हो जाएगा। और उसके बाद ये जो पीछे वाले क्वेश्चन है, ये समरी है, पूरा पढ़ोगे, एक एक क्वेश्चन आपसे होने चाहिए तो आपको समझ में आया है। नहीं हुए तो भैया आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, है ना। कोई भी कमी पेशी हो, ऐसी कोई बात नहीं, अपन घर की तरह आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। यानी अभी काफ़ी बाकी है ना, देखो कितना हुआ है। यहाँ तक हो गया ना अपना, 11 पेज हो गए, 11 पेज हो गए, मतलब यहाँ से तो एग्जाम्पल है और यहाँ पे 23 पेज बाकी है, 23वां, तो अराउंड कुछ 11-12 पेज है, ठीक है। तो ऐसी क्लास एक और होगी, पार्ट 2 में कर रहा हूँ उसको, एक साथ लेंथी नहीं करते अपन, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब आप करते रह रहे हो और आगे भी करते रहेगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और भी कुछ अच्छा कर सकें। थैंक यू वेरी मच।